Recording in progress. Hello, sir. Hello, sir. How are you? I'm really doing great. What about हेलो you? सर। काफी Hello, दिनों sir. बाद मैंने ज्वाइन किया है। काफी सही फैशन रखा है आज आपने वैसे। धन्यवाद मैम। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को चैट जीपीटी ने मतलब काटा था ना, वो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, वो काटा ही था मेरा। काटा था? हाँ। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? जब मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था कि 6 महीने से ज्यादा से किसी डायरेक्शन में अगर कोई एप्लीकेशन हो जाए तो गवर्नमेंट उसको कंसेंसेशन देगा या हाँ नहीं हाँ देगा, हाँ हाँ स्टेटमेंट था। हाँ हाँ। आपने सोचा नहीं देगा, मैंने भी सोचा नहीं देगा, फिर मैंने ज्यादा दिमाग लगाया अपना, तो मैंने चैट जीपीटी पे डाल दिया। उसने बोला देगा अंडर सेक्शन 42 ये चीजें हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसने स्टेटमेंट बदल दी कि मतलब
अमेंड हो गया है सेक्शन 42 ये वो, तो मैंने कहा अमेंड क्या हो गया, मैंने गलत पढ़ लिया शायद। अच्छा। हाँ कुछ स्टेटमेंट जहाँ तक है उसने बोला कि 42 की जो स्टेटमेंट नहीं होती है, जैसे ये हु कैन फाइल द एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट, हम्म। ये अमेंड हो गई है और 6 मंथ के अंदर अंदर ये सब कुछ, और आज ही हुआ ये पूरे दिन में, तो बड़ा खतरनाक है। अरे। फिर अखिल सर से थोड़ी बहस हुई मेरी इस चीज को लेके, चैट जीपीटी चलो। सही बोल रहा है, वो सही है, हम गलत। वो सही तो बोलता है मैम, लेकिन उससे सही बुलवाना पड़ता है। हाँ ये चीज तो है। हम्म। चलो, 2 मिनट में बस स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाए लगभग, है ना। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तब तक कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहो, कोई डिस्कशन हो। अभी जयवीर सर ने ग्रुप में कुछ पोस्ट किए थे, कुछ एमसीक्यूज, सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए वो। तो देखेंगे। चलो फटाफट सभी लोग करके आइए, 2 मिनट में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग करिए। हेलो अखिल सर, ज्योति मैम, प्रदीप सर, सारिका मैम, सभी लोग शांत है क्या बात? जयवीर सर नहीं आए अब तक? आओ भाई। हाँ आ जाओ आज चैट जीपीटी से कह रहे नहीं हैं। नहीं, उन्होंने उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं भी आऊंगा, हाँ मैं भी तो आऊंगा। आना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? जिस जिसने किया वो सबको आना पड़ेगा। रिंग नहीं जा रही है क्या बात? जयवीर सर को ही रिंग नहीं जा रही, बाकी सबको जा रही है, नेटवर्क का इशू होगा उनकी तरफ। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग काफी बार डिस्कशन किए कि चैट जीपीटी का यूज कीजिए, चैट जीपीटी का यूज कीजिए, लेकिन चैट जीपीटी के रिजल्ट्स जो हैं उनको हम कैसे इम्प्रोवाइज करें, उसके लिए हमने ये सेशन रखा है। कि देखिए, ये तो हमको पता है कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछोगे जवाब देगा, लेकिन आंसर की क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए, कैसे इंक्रीज की जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सेशन को रखा है। कल हमारा डिस्कशन हो रहा था लास्ट मोमेंट पे, आई थिंक प्रदीप सर और गंगा सर थे हमारे साथ उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट तक कल सेशन में। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, मैंने बिल्कुल नई ईमेल आईडी बनाई है ताकि बिल्कुल जीरो से हम सीख पाएं कि कैसे यूज करना है चैट जीपीटी। विजिबल है ना सबको स्क्रीन? हाँ सर विजिबल है। ये हमने खोला चैट जीपीटी, चैट जीपीटी वेबसाइट। अब यहाँ पे हमें लॉग इन करना है, साइन अप फॉर फ्री। देखिए, अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो साइन अप करना पड़ेगा। कंटिन्यू विद गूगल। फुल नेम क्या रखें? फुल नेम
सर अभी आप लॉग इन कर रहे हैं कि आपने बता दिया ऑलरेडी कुछ? सर नए चैट जीपीटी अकाउंट में बिल्कुल जीरो से लॉग इन कर रहे हैं। ओके सर, ओके। क्योंकि अगर पुराना कोई मैं यूज करूंगा ना सर, तो उसमें जो डेटा फीड हो चुका है वो हम्म। हमारे आंसर्स को इन्फेयर करेगा। यस सर। तो अदरवाइज क्या होगा, जो हम बेसिक से समझना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। यस सर। ये रीजन है। ओके सर। तो अभी हम बिल्कुल नए अकाउंट बनाया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ईमेल आईडी देखा, वहां से हम नए चैट जीपीटी अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं ताकि हम जीरो से स्टार्ट कर सकें, बिल्कुल जीरो डेटा। देखिए कोई चैट नहीं आपको दिख रही है अभी, कोई चैट यस नहीं सर। है इसमें, बिल्कुल नया अकाउंट है। ठीक है सर। चलिए, यस। अब हम यहां से हम क्या करें, चलो आप बताओ, कोई कमांड बताओ। अब यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, अब पेटेंट एजेंट एग्जाम के लेकर हम अगर हम बात करें, हम यहाँ पर इससे पूछते हैं कि मेरे को पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, या मैं इससे कोई एक्ट को डिकोड करवाना चाहता हूँ, है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको डायरेक्ट पूछता हूँ कि मुझे एमसीक्यू बनाओ, मे का एमसीक्यू। कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैट जीपीटी यूज नहीं किया या बहुत कम यूज करता है, या करते तो हैं बट उतने बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो बनाए प्रॉम्प्ट यहाँ पे। अनिकेत सर, मोनिका मैम, गंगा सर, कोई भी आ जाए, क्योंकि देखियो रीजन क्या है, आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना तो आप अपनी बेसिक लेवल से बनाएंगे। यस सर, मैं सर पेटेंट के रिगार्डिंग तो सर नहीं किया है, बहुत कम किया है। बाकी ड्राफ्ट वगैरह बनवाता हूँ, मेल वगैरह चैट जीपीटी से। मेल्स तो मैक्सिमम बनवाता हूँ। अच्छा, कोई जो अभी तक बिल्कुल यूज नहीं किया है चैट जीपीटी। सर मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है चैट जीपीटी। चलो आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे मुझे एमसीक्यू बनाना है, या आप बताओ आप क्या करना चाहोगे सबसे पहले, फिर हम बताएंगे कि उस टास्क को इम्प्रोवाइज कैसे करना है। हाउ टू मेक एमसीक्यू रिलेटेड पेटेंट एक्ट 1970, इंडियन मेक पेटेंट एक्ट। एमसीक्यू फ्रॉम सेक्शन, कोई भी हाँ सेक्शन ले लो, 16 हाँ ऑफ 60। पेटेंट एक्ट। चलो हमने कमांड दे दी पहले, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यहां पर हम क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्ट। नॉर्म। चलो अब इसने एक बना दिया एमसीक्यू, सिंपल है। और कितने बना दिए इसने, 5 एमसीक्यू मुझे दे दिए। सेक्शन क्या बताया इसने, हमने 16, सेक्शन 16 इसने क्या डिफाइन किया, यहां से पढ़िए। Here are 5 multiple choice questions based on Section 16 of the Indian Patent Act 1970. Power of controller to make order respecting division of application. Along with their answers, these cover the key concepts, wording and legal interpretation under Section 16(1) to 3, as well as landmark cases, landmark case developments. इसने वेब सर्च कर लिया पूरा, चलो अच्छी बात है, बेटर रिजल्ट है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए आप। Under Section 16(1), subsection 1 of the Patents Act 1970, when can an applicant file a divisional, a further patent application? कब तक फाइल कर सकता है, Before grant, sir. बिफोर ग्रांट। आंसर सही दिया है। Only after the patent is granted. No. हम्म, Anytime before grant. Yes. If they so desire or the remedy a lack of unity objection raised by the controller. ये लगता है सर B. बी ऑप्शन Only है। if, हाँ, only if the patent application is refused. No, only if the patent application has lapsed. ये B है सर, बढ़िया, क्योंकि अगला। एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है और कंट्रोलर ने राइज किया है क्वेश्चन तो भी कर सकता है। अगला। What must the complete specification accompanying the further divisional application not include according to section 16 subsection 2?
क्वेश्चन मस्ट क्या भी बोल नहीं रहा है? है सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ सर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ही मस्ट लिखा है कि अब हम फर्दर डिविजनल एप्लीकेशन नॉट इंक्लूड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(2). हम्म सेक्शन छोड़ दो ना, आप क्या नहीं कर ओके, सकते? हम डिविजनल एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑप्शन देखने से पहले बताइए, जो भी हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ सर, हम जो पहले स्पेसिफिकेशन जो लिखा है हमने, उससे हम्म अलावा कुछ भी चीज हम ऐड नहीं कर सकते। हम्म अनदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का हम फाइल कर रहे हैं तो, या बॉर्डर्स क्लेम बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो मतलब हम कुछ भी नया ऐड नहीं कर नया सकते। ऐड नहीं कर सकते। चल अब ऑप्शन पढ़िए। एनी क्लेम दैट ओवरलैप्स द विद द पेटेंट एप्लीकेशन। पेरेंट एप्लीकेशन। पेरेंट एप्लीकेशन ये ओवरलैप नहीं कर सकते हैं हम। ओवरलैप नहीं कर सकता है? ओवरलैप का मतलब सेम, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, तो होगा ही होगा, उसी का तो डिवीजन होगा ना मैम। हाँ, सेम चाहिए। हाँ, अगला। Any matter not substantially disclosed in the parent application's complete specification। हाँ सर, जो मैटर सब्सटेंशियल डिस्क्लोज नहीं किया है हम्म कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में, वो नहीं कर अग- सकते ना हम। ठीक है, अगला। एनी ड्राइंग और फिगर फ्रॉम द पेटेंट एप्लीकेशन ले पे सकते हैं। पेरेंट एप्लीकेशन। सॉरी, ये थोड़ा वो दिख नहीं रहा। पेटेंट जूम करो। एप्लीकेशन हम्म ये ले सकते हैं ना सर हम, ड्राइंग और फिगर है तो पेरेंट एप्लीकेशन से। पेरेंट एप्लीकेशन से तो सब कुछ ही आएगा मैम। हाँ, सब कुछ आएगा, तो हम्म उसमें दिया है तो ले सकते हैं। बट हाँ, एनी न्यू इन्वेंटिव मटेरियल क्रिएटेड आफ्टर द पेटेंट फाइलिंग डेट। नहीं सर, ये नहीं ले सकते न्यू इन्वेंटिव। हाँ, ये भी नहीं। एनी हाँ, न्यू इन्वेंटिव मटेरियल क्रिएटेड आफ्टर द पेरेंट फाइलिंग डेट। हम्म हाँ हाँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो एमसीक्यू बने, लेकिन जो हाँ, एमसीक्यू बने, देखिए एमसीक्यू तो हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, हाँ, अब हम जो समझने बैठे हैं उस पे आते हैं। एमसीक्यू हमारे जो बने बहुत सिंपल है, ठीक, इनिशियल स्टेज पे है। अगर हम अब इसको और लेवल बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? अगर मुझे एमसीक्यूज का लेवल बढ़ाना है तो अब मैं कैसे करूंगा? अब उसको क्या कमांड दूंगा, मैं क्या प्रॉम्प्ट दूंगा? आप वो समझते हैं। कि उसका लेवल बढ़ाओ, यही कमांड देना है ना। हाँ, या मेक रूल, ऐसा रूल कौन सा है तो वो हम भी डाल सकते हैं मेक ना। 5 एक्सपर्ट लेवल एमसीक्यू बेस्ड ऑन सेक्शन 16। अब मैं इसको बता रहा हूं कि मुझे किस लेवल का चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा उसको। अब देखिए, इसने लेवल बढ़ा दिया। अब पढ़िए मैम। जूम कर दो सर। हाँ, अभी सेक्शन, ठीक है। हाँ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 uses the phrase if he so desires in judicial interpretation, दिल्ली हाई कोर्ट साइनेटा सिग्नेटा। सिग्नेटा लिमिटेड वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स 2023 की एक केस बता रहे हैं सर, दिल्ली हाई कोर्ट की। व्हाट हम्म, इज द की implication of this phrase? ये तो सर ना,
अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, इसने एक रियल टाइम केस स्टडी को उठाया है यहाँ पे। हाँ, हमने ऐसी तो कोई कमांड दी नहीं थी उसको, फिर भी उठाया उसने। चलो अब इस पार्ट को हटा दो आप। ये बताओ इफ ही सो डिजायर्स का मतलब क्या है? सर हाँ, ये हमने पढ़ा है कि कंट्रोल, इफ ही सो डिजायर्स, कंट्रोलर जब बताएगा तब। कंट्रोलर तब बताएगा, कंट्रोलर या इफ ही सो डिजायर्स, कौन है यहाँ पे? नहीं, खुद एप्लीकेंट भी चाहे तो कर हाँ सकता है। बस। तो ऑप्शन क्या होगा, मतलब इफ ही सो डिजायर्स का मतलब? वॉलंटरी खुद, सॉरी, एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है। एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है, बस। अब ये हमें नहीं भी मालूम है कि इस केस क्या था, इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या निकला, नहीं मालूम हमें। ये तो पता ना इफ ही सो डिजायर्स का मतलब क्या है, बस हम निकाल लेंगे आंसर। इसके बाद ही वो आई मीन रूल बनाया है क्या, क्या एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है ऐसा? ये तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि उसके बाद निकला या पहले भी था। बाद बाद बट में निकला है। 13 रूल 13 का 1A या 2A वो बाद में आया। नहीं, एक बार ठीक है। हमें ये नहीं, नहीं था। लेकिन ये तो सेक्शन में लिखा है सर, एक्ट में, रूल में थोड़ी टीपी से लिखा। डिजायर था, मगर इस ये तरीके भी से रूल टिप्पी में नहीं है। आया। रूल में बाद ये में ये आया। टिप्पी बना गई है। हाँ रूल में उसका सर, वो justification बाद में आ गया। अद्वितीय सर ने बताया ये भी था ना टिप्पी कि होगी ना। एक 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 बोलिए, एक एक आप करके कैसे बोलिए। खा रहे हो, वो झूठी हो जाएगी। जी सारिका मैम, पहले आप बोलिए। हाँ, जब हम डिस्कस कर रहे तब अद्वितीय सर ने बताया था ना कि ये ऑलरेडी एक्ट में था, लेकिन कोई मानता नहीं था ना, तो रूल में दे दिया फिर बाद में। तो ओके, चलो, हाँ, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अब देखो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। अब इसने रियल टाइम के स्टडीज निकाल ली है यहाँ से, है ना। अब इसको और कैसे इम्प्रोवाइज करना है, देखिए। अब मुझे इससे पूछना है रूल्स के साथ। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ सेक्शन के साथ अलाइंड है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और सबसे बड़ी बात, ये हर क्वेश्चन में सेक्शन भी बता रहा है कि ये सेक्शन का है, इस जगह से है, ये बता रहा है। अब मुझे अगर क्वेश्चन इसके साथ रूल्स को भी इम्प्लीमेंट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम बताएंगे। MCQ from section 25 of the integrated with rules। बहुत सिंपल सा कमांड दे रहे हैं अपन इसको। चलिए अब हमने पढ़िए ऊपर मैम। एक्सपर्ट करके लिखा था, इसलिए वो 25 को भी एक्सपर्ट करके आया सर। अब मैम वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है उसको। हाँ, वो लेता ही है ऊपर का हाँ error। लेगा ना। अब देखिए हो क्या रहा है, अब इसको समझिएगा। आप जैसे जैसे उसको कमांड्स दे रहे हैं ना, वो ट्रेन हो रहा है। वो हाँ, बाय डिफॉल्ट पिछले अभी तक आप उससे जो भी बात करते आओगे ना, वो उसको भी ध्यान में रखेगा कि आप किस पॉइंट्स पे चैट को कंटिन्यू कर रहे हो उसके साथ। वो सारे पॉइंट्स को कैरी ऑन करेगा आगे। अभी हमने उसको बोल दिया था एक्सपर्ट लेवल का बनाओ, तो अब वो एक्सपर्ट लेवल का ही करेगा जो भी करेगा, है ना। ओके तो ये सर। ये डेटा फीड होता है देखो एआई में। वो आपकी बिहेवियर को मेंटेन करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सर हमें एक्ट ही उसको देना है, तो एक्ट और रूल का डायरेक्ट फिट ही कर देते हैं तो? वो भी करेंगे मैम अभी। ओके, अब नहीं तो देखिए, हाँ अब देखिए वो कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप उसको डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए मैं कोई डॉक्यूमेंट उठा के लाता हूँ, मेरे पास जो डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है वो मैं लेके आता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेस्ट कर दिया, लाके कॉपी पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो जाएगा, है ना। अब ये डॉक्यूमेंट को पढ़ ले। अब मैं इसको क्या कमांड दूंगा यहाँ पे, गो
through this document as Patents Act 1970 and memorize every bit of provision provided provision of this act। अब मैंने इसको क्या बोला कि भैया ये डॉक्यूमेंट को पढ़ो और उसकी हर छोटे से छोटे प्रोविजन को मेमोराइज रखो। क्यों? अब देखिए ये करने के पीछे मेरा टास्क क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्या लगता है मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? बोलिए। ताकि सारी चीजें वो उसी कंटेक्स्ट में दे, एक बार उसको मैं स्टोर हो जाए उसमें। उसी कॉन्टेक्स्ट में दे। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं बिना बताए भी जब भी मैं उससे कोई सेक्शन की बात करूं तो वो हमेशा इसी एक्ट को रेफर करे, तो इस चीज के लिए मैं एक कमांड और उसमें ऐड कर सकता हूं, क्या? एंड फ्रॉम नाउ ऑन whenever I ask anything about patent, always refer to this act by default without mentioning। अब मैंने उसको बोल दिया कि भैया ये याद रखो, और जब भी मैं आपसे कोई सेक्शन या पेटेंट के बारे में पूछूं, या फिर अगर मैं इसको ये भी और इम्प्रोवाइज करूं, क्या? एनीथिंग अबाउट एनी लीगल एस्पेक्ट और लीगल एस्पेक्ट ऑफ पेटेंट लॉ ऑलवेज रेफर टू दिस एक्ट। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि ये मैंने क्यों लिखा? इस पे कोई क्वेश्चन है कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए एक चीज समझिए, चैट जीपीटी जो है ना, वो थिंकिंग नहीं है उसके पास अपने, वो टास्क ओरिएंटेड है। जो टास्क रिपीटेड है या रिपीटेबल है उसको आप इससे बहुत एफिशिएंटली करवा सकते हैं। और जो कमांड या जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमें बार बार हो उसको आप इसको बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करने के लिए एक बार कमांड दे सकते हो, ताकि हमें बार बार वो चीज ऐड ना करनी पड़े। अब जैसे मुझे पता है कि मैंने को जब भी मैं पेटेंट या के बारे में कोई भी लॉ या लीगल एस्पेक्ट पूछूंगा तो मुझे यही रेफर करना है, तो बार बार मेंशन करना कि इसको रेफर करना है, इसको रेफर करना है, मैं उसको एक ही बार बता दूं कि बाय डिफॉल्ट आपको इसी को रेफर करना है। तो जो टास्क रिपीटेटिव है उसको पहले ही एक बार आप कमांड देके बाय डिफॉल्ट कैटेगरी बना दो। अब देखिए इसने खुद ही पूछ लिया। ये चीज क्यों पूछी इसने? क्योंकि मैंने अभी एक स्टेप पहले इंटीग्रेट करने के लिए बोला था इसको। अब यहां पर अब मेरे पास दो रास्ते हैं। देखिए अब ये जो काम मैंने किया इसको मैं दो तरीके से कर सकता था। एक तो मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, दूसरा मैं क्या कर सकता था कि मैं यहां पर पेटेंट एक्ट का लिंक निकालूं। आईपी इंडिया पे गए, एक्ट, ये हमारा HTML पेज है। अब देखिए यहां पे बहुत सारे लिंक्स हैं। अब मेरे पास क्या था कि मैं इस लिंक को भी यूज कर सकता था।
इस लिंक से भी मैं इसको करवा सकता हूं। अब यहां पर क्यों ऐसा मैंने कह रहा हूं, देखिए अभी जब अमेंडमेंट आए हैं तो अमेंडेड एक्ट पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो HTML पेज है वो आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ देगा। तो ऐसा कोई प्रोविजन ना हो जो अमेंडमेंट से पहले का है वो मुझे यहाँ पर मिल जाए पर डॉक्यूमेंट में। तो उस चीज को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लिंक भी यूज कर सकता हूँ। अब कैसे करूंगा, अब लिंक के लिए मैं क्या बोलूंगा इसको, देखिए लिंक कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, वो तो लिंक है, एक पोर्टल है और उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं। तो उसी हिसाब से अब मैं प्रमोट करूंगा इसको कि कैसे करना। अब कौन बताएगा इसका प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट बताओ क्या बनाएंगे अब इसका। Go through this link and use every bit of information of this link in your memory. गो थ्रू Whenever दिस go through this link and all sublinks. हाँ, ये सबसे मेन चीज है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसी लिंक पर जाऊंगा ना, देखिए अगर मैं सिर्फ इसी लिंक पे जाऊंगा तो जो यहां पर ये चीजें मेंशन है ना वो सिर्फ उसको ही मैं याद करेगा, क्योंकि जो बाकी प्रोविजंस है वो इन लिंक्स के अंदर हैं। तो हमें इसे ये बताना पड़ेगा कि भैया इस लिंक में जितने भी लिंक्स मेंशन हैं, और देखिए जिस पेज पर लिंक होते हैं उसको हम पोर्टल बोलते हैं। गो थ्रू दिस पोर्टल एंड every link mentioned on this HTML पेज, क्योंकि HTML पेज है, उस HTML पेज पर जितने लिंक हैं उन सबको गो थ्रू करो एंड मेमोराइज एवरी बिट ऑफ info available, not available, given as Patents Act 1970। और वही जो मैंने यहां पर लिखा था इसी को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिख दूंगा। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब सब PDF से करना ज्यादा आसान है, लेकिन देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हैं ना तो आप 2 PDF से ज्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे एक चैट के अंदर, आपको बार बार चैट बदलनी पड़ेगी वरना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत कम पड़े आपको। टॉप्ड सर्चिंग, अरे अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, इसके बाद इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ पे। हाँ सर, वो तो लगाता है ना, फिर बाद में क्या करेंगे आप? हम्म, लॉग आउट डॉ- करके नई ईमेल आईडी से लॉग इन। सर ये नई ईमेल आईडी ही है। कितने नहीं सर ईमेल आईडी ये इसलिए बनाएंगे नहीं सर? बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये रिफर कर सकता है नहीं बट करना मेमोराइज फुल कंटेंट नहीं कर सकता। अगर आपने लिंक मेंशन करा है, अगर आप पूरा डेटा उठा के मेंशन करेंगे तो ये मेमोराइज कर लेगा, बट नहीं नहीं, लिंक मेमोराइज नहीं कर करे सकता है। करेगा 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 सर एक करेगा। बार न्यूज चैट पे करके करिए, क्या पता वहां से करते, शायद न्यूज चैट पे। नहीं 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 नहीं, न्यू चैट तो हो जाएगा, ये हाँ, डेटा लिंक से भी करेगा। अब न्यू न्यूज चैट चैट पे हमें करिए। करना पड़ेगा यहाँ पे। रेफर कर लेगा सर। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। गिवन इन लिंक्स, तो आपने लिखा है ना ये एंड मेमोराइज, शायद ये इस वर्ड को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं कि वो मेमोराइज नहीं कर पाएगा और जो रेफर कर वही वो पाएगा। बोल रहा है कि आप कुछ पूछोगे इससे तो वो बता देगा, तो बट वो मेमोराइज नहीं मेमोराइज कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। करेगा, यही सर करना उसका पड़ेगा। आंसर आया था ना लास्ट का। ये देख, कर लिया।
There is a catch. I cannot remember the store legal text for better information due to policy restrictions. अभी लगा है फिर ये नहीं सर, हम लोग कुछ वैसा डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग के कंपनी का रहता है ना, वो हम लोग नहीं डाल सकते हैं। हम लोग का जैसे मेरी हनीवेल है कंपनी, तो हमें हनीवेल जीपीटी यूज करना पड़ता है उसके लिए। कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन हो गया ना ये तो। हम्म हुआ तो वही क्योंकि free- पहले मैंने किया है ना ये चीज, उसके बाद ही हुआ होगा फिर ये। सर, इसमें मैंने हर दिन ऑलमोस्ट मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं। ये मैंने किया है, इसीलिए मैं तो ये कमांड दे लूँ आपको। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक नई चीज पता चल गई, क्योंकि ये लिंक को ये सर्च कर रहा है ना इसके साथ। चलो अब इसी के साथ हम रूल्स को भी इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे। चलो अब पूछते हैं इससे, चलो पहले टेल मी सर, इससे टेबल बनवाइए रूल्स और वो वाली पूरी। सेक्शन। मगर उसके लिए तो रूल भी फीड करना पड़ेगा ना। अब एक पूछते हैं इससे सेक्शन 47 क्या है, ऐसे तो शायद सर बता दे। बता दिया। हम्म, ये पूछो इससे हम्म, कि फॉर्म 4 कब फाइल करना होता है, डेडलाइन से पहले या डेडलाइन के बाद में, और कहाँ पर लिखा हुआ है वो भी पूछो। सर नहीं बता पाएगा ये वो। सर एम्बिगुअस आंसर नहीं देगा। बता पाएगा, उसके रीजन है, अभी इसके पास डेटा की कमी है, अभी इसे हमें रूल्स देने पूछो तो पड़ेंगे। सही, कम डेटा के साथ भी, कम नॉलेज के हम्म, साथ भी क्या दे रहा है आंसर, देखो। एक मिनट। नहीं बता पाएगा वो तो छोड़ ही दो, बताएगा ही, कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। हाँ हाँ, नहीं वो तो सर वो तो देना ही पड़ेगा इसको आंसर। यानी सही सही नहीं दे पाता है ये होएगा सर नहीं वो नहीं बात। मैं आपको स्पेसिफिकली पूछना है तो वो रिलेवेंट सेक्शन, जैसे सेक्शन 21 हो गया और उसका रूल एक 24 मिनट बी एक हो मिनट गया, वो दोनों पेस्ट नहीं करके पूछिए, कोरिलेट करके तो बता पाएगा। सर, बिना रूल्स के भी मैं आंसर निकालूंगा इसे भी, देखो। हाँ वो दे देगा आ, सर, वो ना ये वेब सर्चेस कर देगा, कहीं भी किसी ने आंसर हाँ वो वेब उसको सर्च उठा कर लाएगा। लेगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें थिंकिंग करवाना है इससे, सर्चिंग हाँ नहीं करवाना है। नहीं नहीं, थिंकिंग ही करवाऊंगा सर, थिंकिंग ही करवाऊंगा। बाद में देंगे ना प्रदीप सर, अगर ये बोला कि हाँ कर सकते हैं या पहले इन इसने कॉन्ट्राडिक्शन आंसर दिया तो फिर हम सेक्शन फीड करेंगे कि भाई अब बता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर ये पलट जाएगा, ये अपनी बात पे टिकता नहीं है। बिन पैंद का लोटा है, गोल लोटा। एक मिनट ऐसा कर सकता नहीं, which अरे सिंपल सा है सर क्वेश्चन, उतना ही रखो ना यार, फॉर्म 4 कब फाइल करना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखो, इंग्लिश ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है। रूल भी उठा लिया उसने। अरे तो ये तो उठाएगा ना, आपने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कौन सी टाइमलाइन एक्सटेंड की जाती है, हमें क्वेश्चन तो ये था कि फॉर्म 4 कब फाइल करना है। हाँ तो अभी अभी रुक तो जाओ। अब ये तो आपने हम्म पहला ही पॉइंट उसने वो निकाला। you cannot wait until after the deadline has already lapsed, because once the period expire without an extension request, the action becomes time barred unless the act specifically provides। अरे भाई बहुत ज्यादा हो गया, मैं कहाँ था। हम्म
ये कहाँ था? Unless the act specifically provides for restoration, like in the case of lapsed patent under section 60. सेक्शन 60 में फॉर्म नंबर 4। वही तो, वो अभी आगे आगे गलत बताएगा, शुरू के सेक्शन सही बताएगा, वो बाद के सारे सेक्शन गलत बताएगा। अभी मैं सर अगर और निकालूं। 2 बार सेम प्रॉम्प्ट डालेंगे तो भी अलग अलग आंसर आएगा। सर ऐसा? यहाँ के पॉइंट में नीचे बताया ना उन्होंने। बाद के सेक्शन वो गलत ही बताएगा जब तक उसे स्पेसिफिकली आप मेमोराइज करके पूछोगे नहीं एक बार। नहीं लिखा हुआ ना, यू मस्ट फाइल फॉर्म 4 बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द ओरिजिनल Original पीरियड period। एक्सपायर। हाँ की पॉइंट में है वो। की पॉइंट में बोला। मैम ये तो हमें आता है इसलिए हम लोग वो कर पा रहे हैं डिफरेंशिएट। जो चीज नहीं आती है वो हम लोग कैसे करेंगे? वही वही होता है, ये चैट जीपीटी या एआई आपको वहां पर ही मदद करेगा जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को कुछ आता है। उनकी क्लैरिटी यानी थॉट प्रोसेस को क्लैरिफाई करने के लिए ये आपको मदद करता है। वही। ये इसके ऊपर रिलाय होके आप नहीं पढ़ सकते हो। ये जैसे बताया ना, ये तो वो है, एक एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, वो अकबर और बिरबल की। अकबर है ना, एक बार खाना खाने बैठा और बिरबल को भी साथ में बिठाया। बहुत सारे सब्जियां थी वहां पर। तो अकबर ने खाना खाना स्टार्ट किया। अकबर ने बोला क्या सब्जी है, बहुत बढ़िया सब्जी है। बिरबल ने जैसे ही खाना स्टार्ट किया उसको पता चल गया इसमें काली मिर्च ज्यादा है, इससे प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो उसने खाना वैसे ही छोड़ दिया, यानी कम खाया। राजा को बोला कि राजा जी आपको ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, मैं अपनी सब्जी भी आपको दे रहा हूँ। तो उसने वो भी सब्जी अकबर को खिला दी। फिर दूसरे दिन अकबर बीमार बीमार हुआ और वैद्य जी आए। वैद्य जी ने पूछा क्या खाया था अकबर? तो बोला कि ये सब्जी खाई थी। तो तब अकबर समझ गया कि भाई बिरबल ने जानबूझ के वो सब्जी मेरे पल्ले में डाल दी, क्या सब्जी थी बुरी। तो उसने डांटा बिरबल को। बिरबल को बोला कि अगर सब्जी बुरी थी तो आपने क्यों ऐसा नहीं बोला कि बुरी है सब्जी? तो बोले कि जो हुक्म मेरे आका, कल सब्जी बुरी थी। अब बिरबल ने ये आंसर दिया। तो इट्स लाइक अ बिरबल, चैट जीपीटी इज लाइक अ बिरबल। आप है अकबर, वो आप जो बोलोगे वो सही बता देगा। आप बोलोगे कि ये गलत है तो वो बोलेगा जी जो हुक्म मेरे आका ये गलत है, चलो रुको आगे। रुको, इसको बोलते हैं नो इट्स रॉन्ग। मगर हाँ, इसमें क्लैरिटी जल्दी मिलती है क्योंकि सारी चीजों को क्रक्स समझना। अगर इसको छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देते हैं ना, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स, यानी जैसे ये प्रदीप पाल सर कहते हैं पूरा मत डालो, जो चीज पे फोकस कर रहे हो। जैसे कि अभी सर ने कौन सा कहा था, सर ये सेक्शन 10 का उसमें डालो, सेक्शन 10 में एंड रूल नंबर 13 डालो इसमें, सेक्शन 10 रूल नंबर 13, और पूछो कि फॉर्म 5 की एक्सटेंशन के लिए जो मुझे फॉर्म ये 4 देख, करना है वो कब कर रहा है। ये देखो, या यू आर राइट। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। चलो गलती तो मान लेता है। मैडम वो गलती नहीं मान रहा है, नहीं नहीं, गलती मान लेता हूँ। वो बोल रहा है कि ही इज अ गुड हस्बैंड। वो नहीं बोल रहा है इसको कि आप समझो वो सही। सर इसको सब बोलोगे 2+3 4 होता है तो ये वो भी मान लेगा कि हाँ आप सही हो। 2+3 4 होता है, ये वो भी मान लेगा। जैसे प्रदीप सर एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे सर केमिकल इंजीनियरिंग में होता है क्रैकिंग, बहुत टाइप का होते हैं प्रोसेसेस। तो एक मेरे अभी लाइक साइंस बैकग्राउंड क्या है, तो क्रैकिंग के सिनोनिम्स में एफसी फ्लूइड भी डाल दिया, हाइड्रो क्रैकिंग भी डाल दिया, थर्मल भी डाल दिया, कैटालिटिक भी डाल दिया सिनोनिम्स में। प्रदीप सर आप को रिलेट कर पा रहे होंगे हाँ क्योंकि चैट जीपीटी सेम बताता है सबको। चैट जीपीटी के बाद ये दिमाग वाला जीपीटी यूज करना बहुत जरूरी है। वही तो सर, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। सर ये आंसर फॉर्म नंबर 4 का 138 से तो नहीं दे रहा है रूल कि हाँ एक्सटेंडेड पीरियड के बाद भी हम फॉर्म नंबर 4 फाइल कर सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है।
ये जो करेक्ट वो बोल रहे हैं कि हाँ एक्सपायरी पीरियड के बाद भी हम मतलब भर इसमें सकते हैं। अगर मैं तो प्रॉम्प्ट डालूं ना तो इसको बोलूं कि मुझे 2 लाइन से ज्यादा आंसर ही मत दे। 2 लाइन में आंसर दे बस। नहीं उससे सर, ज्यादा इसको नहीं चाहिए। आंसर चाहिए ना तो इसको बोलना पड़ेगा, जहां से भी इंफॉर्मेशन पिक कर रहा है उसका वो सोर्स फिर दे, या फिर मुझे रिलेवेंट सेक्शन रूल का जो है नाम है वो टेक्स्ट भी बताए और वो रूल भी बताए। तो इस चीज में चैट जीपीटी थोड़ा पीछे है। परप्लेक्सिटी जहां से इंफॉर्मेशन उठाया उसका लिंक देता है, वैलिडेशन के लिए आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वो इजी है। सर निकालो ना परपेक्सिलिटी। परपेक्सिलिटी निकालो। परप्लेक्सिटी उसमें तो परपेक्स ऑलरेडी सर स्पेस बना हुआ है, लाइक एक अलग फाइल। से एज अ ट्यूटर का। आप उसको बोलोगे मेरे को ये स्टडी मटेरियल है, आप इसका नोट्स बनाओ, आप बस वो सेक्शन पेस्ट करिए, वो नोट्स बना के देगा बुलेट पॉइंट्स में। क्या बात है। स्पेस में जाइए सर, डायरेक्ट यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेसेस आ रहा है ना, वहां पे वो आपको मिलेगा एज अ ट्यूटर। मतलब वो ट्यूटर रहेगा, आप जो फीड करोगे उसे आपको पढ़ाएगा वो। यहाँ पर हाँ नीचे प्लस स्पेसेस में, हाँ प्लस स्पेसिस में क्रिएटर्स, हाँ वहां पे आता है वो। क्या करना होता है वहां पर? जस्ट एक मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने पहले से ही बताया हुआ है ट्यूटर के लिए है। तो आप जो भी डाटा फीड करोगे उसको एज अ सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, नोट्स बना के देगा आपको बुलेट पॉइंट्स में समराइज, लाइक एक सर सेक्शन में। वो यहाँ पर भी है, बट वो ना पेड है यहाँ पे एक्चुअली। देखो, नहीं पर परप्लेक्सिटी अभी फ्री है ना, तो मैं उसी को यूज करता हूँ। हाँ वो सर, लेकिन पता है दिक्कत क्या होगी? ये आपको मिल तो गया अभी, लेकिन होगा क्या, जो बाय द टाइम आप जिस भी एआई को यूज कर रहे हैं ना, वो आपके अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाएगा एक टाइम के बाद। फिर आप बाउंड हो जाओगे सेल्फलेसली कि मुझे अब यही यूज करना पड़ेगा, आप कोई दूसरा यूज नहीं कर पाओगे। नहीं वो सर उसका कोई इश्यू नहीं है, 3 महीने पहले मैं चैट जीपीटी करता था, फिर मैं परप्लेक्सिटी पे आया, फिर चैट जीपीटी पे गया, मैं फिर उस पे आ गया वो तो एज पर आपने दोनों रिक्वायरमेंट ट्रेन ऑफ। कर लिए, वो तो आपने दोनों ट्रेन कर लिए, क्योंकि सर इनका आपस में डेटा का इंटरचेंज नहीं हो सकता ना। हाँ जी, वो चेंज नहीं हो सकता, बट मेरा तो टास्क अलग है, हर 2 महीने बाद प्रोजेक्ट चेंज, तो मुझे तो मॉडल ही चेंज कर देना है, पुराना नहीं चाहिए मुझे। पुराना भूल जाना है सर। हाँ रूल 138 आ गया देखो। रूल 138 से भी बाद में एक्सटेंशन हो सकता है, वो ये बोल वो रहा है। हो ही सकता है, वो तो एक जनरल क्राइटेरिया उसके अलावा। रिस्टोरेशन 60 में बोलना। 60 में फॉर्म 4 रिस्टोरेशन में फॉर्म 4 18 महीने जो लेते हैं वो फॉर्म 4 से लेते हैं क्या? फॉर्म 15 होता है वो तो। और नहीं क्या होता नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, है? हाँ ये तो सेक्शन हो गया। हाँ बार बार सेक्शन। वो सेक्शन 60 को वो ये नहीं बोल रहा है फॉर्म 4 के लिए, वो रिस्टोरेशन के लिए बोल रहा है, रिस्टोरेशन की बात कर रहा है। तो मैं ये रिस्टोरेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर्म नंबर 15 तो रिस्टोरेशन में ही है ना। वो बात कर रहा है कि लैप्स कब होती है उसके हिसाब से क्या बात कर रहा है? ए भाई इसको बोलना कुछ हिंदी बिंदी में दे, ये कि नहीं पढ़ना है हमें। इसको बोल हिंदी हिंदी नो, पढ़ा। फॉर्म 4 डज नॉट अप्लाई टू सेक्शन 60 हाँ and this timeline is not extendable under rule 138. Form 4 has no legal effect here. हाँ तो लैप्स का तो 18 महीने वो इसमें है ना, एक्ट में लिखा हुआ है हाँ तो इसीलिए। वो ये बोल रहा है कि अगर एक बार टाइमलाइन चली गई ना, तब फॉर्म 4 नहीं है, बट एक कुछ जगह पे प्रोविजन है, जैसे कि अगर रिन्यूअल फी नहीं पे की तो उसका रिस्टोरेशन का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 60। वो ये बोल रहा है, आप उसको ध्यान से पूरा पढ़िए तो सही पहले। मैं नहीं पढ़ता हूँ इतना सारा। इसको ध्यान ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अब आप बताओ क्या पूछना है, और मैं बनाता हूँ। परप्लेक्सली ये वो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? ये एक तो ये था कि फॉर्म नंबर 4 कब फाइल करना, उसको स्पेसिफिकली वो पूछना था कि सेक्शन 10 रूल नंबर 13 से बताओ कि इसमें फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन में फॉर्म नंबर 4 कब फाइल करना है। इसको ऐसे ही पूछ लो ना, मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लो ना, वो इजी रहेगा इसके लिए। पूछ ऐसे सकते हैं ना कि इसमें नहीं पूछ सकते हैं, आंसर दे रहा है सही तरीके से पूछते हैं तो।
उसमें भी फॉर्म 5 को आप लीजिए, वो नहीं पता है ना, पर्टिकुलर फॉर्म 5 को लीजिए आप। create certain examples, create certain case studies where form 5 is filed with timeline, something like that. ओ बाप रे, उसका 10-5 है, क्या है वो? 10-5 फॉर्म 5 लिखो ना यार। 10-5 US सर। नहीं नहीं, डिक्लेरेशन 6 का होगा, 6 है। 6 हाँ 6 है 6। अब सभी लोगों को पता चल रहा है, क्वेश्चन ये है कि फॉर्म 5 फाइल करते वक्त जो हमने टाइमलाइन ली थी 1 महीने का एक्सटेंशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4, वो कब फाइल करना है? अगर हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के टाइम पे, या फिर वहां से 1 महीने में कर सकते हैं, वो हमारा क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ये फॉर्म वो ये सेक्शन ही गलत उठा रहा है। तो वो फीड करना भाई, सिर्फ इसको नई चेट पे ला, नई चेट पे ला, ये नहीं कर रहा है, नया चेट पे ला, और नई चेट पे पूरा ये एक एक ही सेक्शन लिख सिर्फ, बस सिंपल सा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं करना है। अब उसके साथ रूल नंबर 13 डालो, वो भी यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये आप में वो नहीं आ रहा है, प्रो गो वाला 299 वो ही सर, ये मैंने नया अकाउंट बनाया था ताकि जीरो से हम समझ सके कि डेटा कैसे फीड होगा, कैसे इम्प्रोवाइजेशन होगा। क्योंकि अगर मैं अपने वाले से करूंगा ना, तो वो तो बाय डिफॉल्ट और पहले से फीड है, तो वो तो फिर कुछ भी आप बोलो प्रॉपर आंसर देगा। इसलिए मैंने अकाउंट ईमेल आईडी भी नहीं बनाई है अभी आधा घंटा पहले। हेलो, कंट्रोल भी। अब उसको बताओ कि when to file form number 4, नहीं नहीं, now tell me, नहीं 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 वैसे ही, नहीं वैसे नहीं, when to file form number 4 in order to file form number 5. Give some examples, give some case study wise example, and explain it with an example into bracket timeline wise. हाँ बस करो ना, क्या दे रहा है। चलो, जनवरी 1 को हमने प्रोविजनल फाइल किया, दिसंबर 30 को हमने कंप्लीट फाइल किया, एंड डेडलाइन थी हमारी फॉर्म 5 की जनवरी 30, 2026, वन फ्रॉम द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब फॉर्म 4 कब फाइल करना है? इफ यू सबमिट फॉर्म 5 एनी टाइम अप टू जनवरी 30, 2026, यू डोंट नीड फॉर्म 4। ले भाई, ओके वो तो बराबर है। If you miss the January 30, 2026 deadline, suppose you remember on February 10 that you didn't file form 5, you must file form 4 request for extension of time. In form 4, you ask the controller to, हाँ ये condolence of delay आ रहा है, and grant you additional time. Once the form 4 is accepted, you file form 5 immediately afterwards. सही है ये? सर जो इंटरप्रिटेशन बाद में हमने निकाला था कि अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के टाइम पे फॉर्म 5 नहीं फिल कर पाए, बाद में आप 1 महीने के अंदर एक साथ आप दोनों चीजें फॉर्म फाइल कर दो, फॉर्म 4 विद फॉर्म 5। लेकिन ये सर मेरे को तो नहीं जच रहा है, क्योंकि आप एक्ट पढ़ो ना डायरेक्ट।
वो तो सही है, एक्ट में तो ऐसे लिखा हो, बट फॉर्म 4 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है वहां पर, वो तो रूल में है। हाँ, रूल की ही तो बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट इन द केस, 6th पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, 6 पॉइंट में ही आएगा ना, कहाँ पर आएगा? ये Except in the case of an सर application, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। a declaration as to the inventorship of the invention shall be filed in Form 5 with the complete specification or any time before the expiration 1 month from the date of filing of the complete specification, as the controller may allow on an application made in Form number 4. सर लेकिन एक चीज बताओ, ये कॉमा जो लगा है, ये कॉमा तो इन दो पॉइंट्स को एक नहीं बना देगा। यहां से लेकर ये यहां तक का जो क्या है, ये सेम एक सिंगल पॉइंट नहीं हो गया सर, हम्म कॉमा के कारण, कि या तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे भर दो या एक महीने के अंदर भर दो, या फिर उस एक महीने के बाद कॉमा एज द कंट्रोलर में अलाउ ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म 4। एक कॉमा से फर्क तो पड़ रहा है सर। वो Form 4 का मीनिंग ही वही होता है, क्यों 1 महीने का एक्सटेंशन ले रहे हो आप? तो इस केस में ये एक्सेप्शनल केस होगा, तो फिर Form 4 का, बाकी सारी जगह पर Form 4 को डेडलाइन से पहले फाइल करना है। अब हम कंक्लूजन यहाँ पर आते हैं कि फॉर्म नंबर 5 के लिए आप ये कर सकते हो, 1 महीने के अंदर आप दोनों चीज कर सकते हो, मीन्स उसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ही Form 4 फाइल करना जरूरी नहीं है। आप उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर Form 4 फाइल कर सकते हो, एंड कंट्रोलर अलाउ करते हैं तो फिर आप फॉर्म नंबर 5 वापस फाइल कर सकते हो। अब सर और एक क्वेश्चन कीजिए, व्हाट हैपन इफ फॉर्म नंबर 5 इज नॉट फाइल्ड विथ complete specification and within 1 month from the complete specification, then what will happen? Form 5 is not filed with complete specification or within 1 month from the complete specification. ओहो, दो रिस्पॉन्स और मेरे पूछेगा कारण कौन सा? दोनों आएंगे, एक में हाँ बोल रहा होगा, एक में ना बोल रहा होगा, ऐसा होगा नहीं क्या? नहीं, दोनों में ही बोलेगा। एक्सप्लेनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा बस दोनों में। कौन जैसे सा? यहाँ पे इसने पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें इस तरह से बनाया है इसने, ये पूछेगा बस। राइट साइड वाला इजी लग रहा है, राइट साइड वाला छोटा लग रहा है। इफ यू डोंट फाइल एट ऑल एप्लीकेशन विल लैप्स और अबेंडन, फॉर्म 5 अगर नहीं बना। As per which section? अबेंडेंट बता तो रहा है भाई, अबेंडेंट थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं, रिफ्यूज और अबेंडन, अरे इतने से चीज के लिए अबेंडन थोड़ी होगा, वो तो एफईआर में आ जाएगा। हाँ एफईआर में आता है, मगर फिर क्या करना चाहिए उसका, और वो कहाँ पर लिखा हुआ है, रेमेडी कहाँ लिखी हुई है? व्हाट विल बी द रेमेडी? जी प्रदीप पाल सर, क्वेश्चन समझे आप? कि अगर फॉर्म नंबर 5 ये फाइल ही नहीं किया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और विद इन 1 मंथ फ्रॉम फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तो क्या होगा उसके साथ? प्रदीप सर? सर एप्लीकेशन तो इनकम्प्लीट रहेगा, कंट्रोलर इशू रेज करेगा, डिमांड करेगा उसकी। एज अगर पर हम विच? ये सेक्शन 10 में ही आता है। कैसे, कौन सा सब सेक्शन है वो? सेक्शन 10 रूल 13(6) में मेंशन है ये, 13 सब क्लोज 6 में। सेक्शन में तो नहीं होगा सर, रूल में होगा। निकालो।
हाँ रूल में है 13, रूल 13 6 में है। 6 तो पढ़ा हमने। यहाँ नहीं है, अभी नीचे जाए 13 में। सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट पॉइंट है। लास्ट टाइम कल ही देखा था हमने ये। द पीरियड विद इन विच रेफरेंस टू द डिपॉजिट सेल बी मेड, ये तो बायोलॉजिकल मटेरियल नहीं है। सर कंट्रोल F करिए एक बार, फॉर्म 5। तो ये 6 पॉइंट ही आएगा, फॉर्म 5। या 6। ये रहा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है पेटेंट एक्ट में, सर इससे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एफईआर में मांग लेगा आपसे, या आपसे अलग से मांग लेगा, क्योंकि सेक्शन 12 में लिखा है ना, जो 3 पॉइंट जिस पे एग्जामिनेशन होगा। पहला डॉक्यूमेंट्स, दूसरा लॉ ग्राउंड, हाँ तीसरा एंटिसिपेशन। नहीं सर, तो फिर देखो ये बात आपने सही कही कि क्योंकि ये इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आप अमेंडन कर दो एप्लीकेशन। नहीं सर, इसका मतलब हुआ कि कोई इन्वेंटर है ही नहीं इसमें। नहीं, इन्वेंटर क्यों नहीं होगा सर? एप्लीकेंट इन्वेंटर होगा, लेकिन इन्वेंशन का इन्वेंटर तो होगा। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है सर एप्लीकेंट ही इन्वेंटर होगा, बिना इन्वेंटर के इन्वेंशन कैसे हो गई? वो बात अब पॉइंट वाली है, ये ट्रू बात एंड फर्स्ट इन्वेंटर तो होगा ही होगा। अगर आप ये पॉइंट से चलेंगे सर, तो इसकी रिमेडी अभी तक कुछ नहीं है, और ऐसी अगर गलती हो तो वो अबेंडेंट भी हो सकती है अंडर सेक्शन 25(1), और उसके अंदर भी मैं कहूं आपको नॉट एज पर एक्ट एफ इज द ग्राउंड, 25(1)(f), 25(2)(f) इज द ग्राउंड। ये फिर नहीं ऑब्जेक्शन आ होगा, सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? रुको, नॉट एन इन्वेंशन एज पर एक्ट। इन्वेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंट थोड़ी है। तो डॉक्यूमेंट का भी कुछ ना कुछ तो ग्राउंड होगा ना, सब ग्राउंड। नॉट ऑब्वियस। पेटेंटेबिलिटी की बात कर रही है वो तो पेटेंटेबिलिटी की बात कर रहा है, और इज नॉट पेटेंटेबल अंडर दिस एक्ट। आप डॉक्यूमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वो। कुछ नहीं होगा सर इससे, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बाकी सब लोग भी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस डालिए चैट बॉक्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या लग रहा है? रजत सर को लग रहा है कुछ नहीं होगा, मैं तो समझ पा रहा हूँ कुछ ना कुछ तो होगा, इससे प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। ऐसे ये चैट जीपीटी भी नहीं बोल रहा है कि कुछ रिफ्यूज होगा या अबेंडेंट होगा, बट आपको पता चल रहा है ना कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। दूसरा वो पूछिए ना सर, मेरा क्वेश्चन था ना कौन सा? कि अगर कोई पेटेंट रिवोक हो जाती, कोई एप्लीकेशन अबेंडेंट हो जाती है, तो फिर उसके पब्लिकेशन को पेटेंटेड लिटरेचर का पब्लिकेशन माना जाएगा या नॉन पेटेंटेड लिटरेचर का पब्लिकेशन? सेक्शन 13। कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ अभी। ज्योति मैडम नहीं है आज क्या? आए तो हैं, चले नहीं है, क्या? आए आए नहीं। थे, आए थे सर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है उनके। ज्योति बात हुई, मैडम यूज करते हैं चैट जीपीटी अच्छी तरीके से। मेरी शाम को बात हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, इसलिए चले गए होंगे। ज्योति मैडम की तबीयत खराब नहीं हो सकती है, दूसरे लोग जो उनसे पंगा लेते हैं उनकी तबीयत खराब होगी। नहीं, उन्होंने खुद से ही पंगा लिया ना, आज खुद से ही पंगा ले लिया, इसीलिए तबीयत उन्हीं की बिगड़ गई। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। शी इज अ वेरी ब्रेव वुमन। मीन्स ऐसे कम लोग मैंने देखे हैं जो इतने परफेक्ट होते हैं अपनी लाइफ में। सर ब्रेवनेस को क्रेजीनेस में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और वही हुआ है। नाउ इन केस ऑफ एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन इन प्रायर क्लेम,
if the prior if क्या the है यार? application anticipating as prior claim is not granted or revoked in future, will it still be anticipating? यही क्वेश्चन है ना सर? बाय प्रायर क्लेम, बाय प्रायोरिटी ऑफ क्लेम। अंडर, तो हाँ वही हो गया ना, फिर एंटिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? अंडर दिस criteria of anticipation as prior claim. Patent office only checks whether another complete specification has been filed earlier and contains claims overlapping of videos. Whether that earlier application is eventually granted or refused is not relevant at this stage. Even a later abandoned or refused application can be cited as an anticipation under Section 13 or during such examination. If the earlier application is not granted, is abandoned or revoked, then it does not result in a granted prior patent right. Granted prior patent. In practice, you नीचे may लिखा हुआ ना still face objections during anticipation examination. But if the earlier application never matures into a patent or is revoked, it can be used as invalidated granted patent later in opposition. वो तो बाद में हो गया ना, एंटीसिपेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो एंटिसिपेशन आपको यानी वो कुछ कर नहीं पाएगा। यही बात तो यही थी, हमारी कॉन्टेक्स्ट तो यही था कि क्या वो चीज प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी को फॉल्स करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। आप उसको पूछोगे उसका पब्लिकेशन को क्या नॉन पेटेंट लिटरेचर माना जाएगा कि नहीं? इसको ना पूरा केस स्टडी बना के डालना पड़ेगा कि आपने क्लेम 1 डाला था ऑन सो एंड सो डेट, फिर पब्लिकेशन उसका हुआ ऑन सो एंड सो डेट, फिर वो अबेंडेंड हुआ ऑन सो एंड सो डेट, अब दूसरी एप्लीकेशन फाइल हुई ऑन सो एंड सो डेट। अब क्या ये प्रायर क्लेमिंग की वजह से एंटिसिपेट करेगा कि नहीं? सर अगर एप्लीकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लाइक अगर कोई एप्लीकेशन अबेंडेड है या फिर वो मतलब डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं, तो रिप्लाई के टाइम पे मतलब उसको एक्सेस भी कैसे करेंगे एफआईआर के रिप्लाई करने के टाइम पर नहीं, भी? क्योंकि पब्लिकेशन अखिल सर, पब्लिकेशन इज द की। नहीं सर, फिर भी बट उसका एक्सेस कैसे कर पाएंगे अगर वो एप्लीकेशन अबेंडेड वगैरह है तो? पब्लिकेशन तो हो गया ना, पब्लिकेशन से नंबर सर आ गया। पब्लिकेशन अगर हुआ ही नहीं है, उससे हाँ, पहले अबेंडेड होगी, फिर तो केस पहले ही ही नहीं बनता अबेंडेड हो है। गया। बात ही नहीं है सर, तो कोई बात ही नहीं है। पब्लिकेशन जरूरी है उसका। तो ये केस ही वही है कि जिसका पब्लिकेशन आपके बाद हुआ, बट उसमें जो क्लेम है उसकी प्रायोरिटी डेट आपसे पहले है, अभी सर इसलिए एंटिसिपेशन हो रहा ये है। सारी चीजें शायद ना समझ में आए। आप अपना चैट यानी ये व्हाट्सएप चैट ओपन है आपका? मैंने जो 4 क्वेश्चन दिए थे वो करिए ना, उससे थोड़ा सा माइंड चलेगा पब्लिकेशन के बारे में। सभी लोग व्हाट्सएप में आंसर दीजिए, मैंने जो 4 क्वेश्चन भेजे हैं उसके केस स्टडी वाइज। व्हाट्सएप ओपन होगा सर यहाँ पर या आपका नहीं है इसमें? नहीं है, वो करना पड़ेगा। मैं करूं? मेरे में नहीं डायरेक्ट नहीं, होता। अरे एक सेकंड। हमें पता चल जाएगा आपकी शादी कब होने वाली है व्हाट्सएप दिखाओगे तो। ये क्या है? अच्छा,
दिख रहा है सर? दिख रहा है सर। पहले प्रीफेस बना दीजिए कि ये क्या कहना चाहता है। ऊपर कीजिए, ये नीचे नीचे। और मैं जो ये मैं यानी ये मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो आप मान के चलिए ऐसा ही होता है मेरी लाइफ में, तब जाके मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ। यानी आज या कल परसों में मेरे पास ये आया होगा, ऐसी केस आए होंगे, उसको मैंने क्या आंसर दिया उसके बेसिस पे आंसर है। पहले केस स्टडी है और सर, जूम करूँ क्या? ऊपर है उसके ऊपर केस स्टडी है। हाँ बस, एक इंडियन एप्लीकेशन थी जो फाइल हुई थी 10 जुलाई 2024 को, 10 जुलाई 2024 को फाइल हुई है। सर वो स्क्रीन के ऊपर लिखने वाली पेन ले लीजिए ना, ये इसमें ही आती है वो, और बाजू में लिख दीजिए फाइलिंग 10 जुलाई 2024 को, एंड फिर उसने पब्लिश हो गया है वो 6 सितंबर 2024 को। कब हुआ है पब्लिश? 6 सितंबर 2024 को। अब वो एप्लीकेंट चाहता है कि उसको फाइल करना है आज या कल ही, यानी 1-2 दिन में मेरे पास आया था और बोला कि मुझे पीसीडी फाइल करनी है। अब कैसे फाइल हो सकती है उसकी पीसीडी विदाउट लुकिंग एट दी क्वेश्चंस जाने दो, पहले इसको डिस्कस करते हैं। सर पहले क्या लिखिए पूछा सर? फाइलिंग डेट, येलो कलर से लिखिएगा, ओके व्हाइट भी चलेगा। 10/7/24 फाइलिंग डेट। सर वो राइट साइड में लिखिए ना, ताकि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो भी उसको ये नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? राइट, ये हाँ ऐसी जगह पर लिखिए। फिर 6 सितंबर 2024 को पब्लिकेशन। अब ये बंदा आपके पास आ रहा है, ये क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आज की डेट पे आ रहा है, मान लीजिए आज की डेट पे आ रहा है, आप इसको क्या कहेंगे? अब इसको पीसीटी फाइल करना है, wants to file PCT। What would be your opinion? अब तो नहीं कर सकता सर, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स करना होता है डेट ऑफ फाइलिंग से। पोस्ट डेटिंग इज दी ऑप्शन। या पोस्ट डेटिंग ऑप्शन रहेगा? तो हो सकता है पोस्ट डेटिंग से भी। पोस्ट डेटिंग से इट्स सितंबर, हाँ हो सकता है। चलो एक आंसर आया, हो सकता है। चलो और कोई कुछ और थॉट प्रोसेस? नहीं हो सकता सर नहीं हो सकता, नहीं हो सॉरी सकता। अभी कॉम्प्लिकेशन हो गया। सर कंप्लीट ना कंप्लीट नहीं हो सकता है। चलो गंगाधर सर, यस। कंप्लीट तो 12 मंथ ही मिलेगा ना? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का 12 मंथ ही मिलेगा ना सर, 12 मंथ ही मिलेगा। सर मैं अपने आंसर पे एग्री हूँ, PCT हो फाइल सकता कर है सकते पोस्ट डेटिंग अभी भी पोस्ट डेटिंग हो सकता है, हो सकता है सर। ओके पोस्ट डेटिंग हो सकता है, मगर पीसीडी फाइल हो सकता सॉल्यूशन नहीं है लेकिन पोस्ट डेटिंग। है। चलो जयवीर सोच रहे होंगे इसकी जुबान पे काबू नहीं है, बोल ही जा रहा है, ये नहीं कि चुप हो जाऊं नहीं नहीं सबको। नहीं, अरे सर ऐसा थोड़ी ना है। अरे सर ये बंदे को कन्विंस करते करते मैं भी पक गया था। मेरे को मान बुला लेते। भी है, वो बोल रहा है कि सर आपको पता ही नहीं है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं होता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मेरे को इंस्पायर। बुला लेते। अरे मेरे को बुला पीपीटी। लेते। अरे सर रुपये तो मिलने वाले नहीं, तो फिर क्या है बोला के करूँ? नहीं नहीं, वो 2 घंटा बचा लेता मैं आपका एक ही बार में। सर उससे दूसरे भी काम लेने हैं। देखो ऐसे क्लाइंट आएंगे आपके पास और वो क्लाइंट मान नहीं रहा है कि भाई फाइल नहीं हो सकता है, तो मैंने तो क्वेश्चन बना दिया फिर इसका। अरे सर तो करना था ना फाइल, पैसे ले लेते, नहीं होती रिजेक्ट हो जाती, अपना क्या जा रहा है? सर व्हाट इज द कॉस्ट टू फाइल पीसीटी एप्लीकेशन? वो तो डॉलर्स में जाएगी, कितनी? वो तो चेक करना पड़ेगा जाके। 1603। लिखिए 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 नीचे, लिखिए नीचे
पीसीटी क्या? इंडिया से अगर आप फाइल करते हो, पीसीटी का मैं आपको कॉस्ट देता हूँ 1603 डॉलर यूएसडी। हाँ हाँ, डॉलर में ही ये है, मैं ये समझ गया। फाइलिंग एंड प्लस 10,000 रुपीज, क्योंकि ये वो थे अदर एंटिटी थे, तो 10,000 रुपीज आईएसए के, इंडिया को इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी रखा। अब 1603 का ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 100 रुपए, 1,50,000 रुपीज के, हाँ 1,00,000 अराउंड। 91, हाँ 1.5 लाख रुपए जाएगा, तो शांति पड़ जाती फिर उसको बाद में। बस 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट फीस दिलवाता उसे में, और फिर उसको बोलता कि नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या ही। नहीं तो उसको बोलना था ना सर, ठीक है मैं आपको बोल रहा हूँ ये नहीं होगा, आपको नहीं मानना है, आप फाइल कर दो, रिजेक्ट हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए चला जाएगा, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। अरे ऐसे कोई नहीं करता है सर, तो मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। चलो वो बात ठीक है, मगर सभी को ये पता चला ना पीसीटी के फाइलिंग के चार्जेस कितने होते हैं। अच्छा ये तो बताओ, यस और नो, क्यों नहीं हो सकता पीसीटी फाइल? अरे ये आया ना सर नीचे क्वेश्चन से, अब ये प्रीफेस बन गया, आप क्वेश्चन आंसर दीजिए, अब क्वेश्चन लीजिए एक एक तो आ नहीं नहीं, जाएगा। पहले आंसर करो। अरे आन- क्वेश्चन नहीं आंसर है, लिखा हुआ है नीचे भाई, 4 आंसर दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने स्टोरी ऐसे ही नहीं बनाई है, स्टोरी के साथ पेपर बनाया पूरा। सर ये पीसीटी फाइलिंग का, सर ये डिपेंड करता है ना, रिसीविंग ऑफिस क्या है और सर्च अथॉरिटी क्या है, उसके ऊपर फीस डिपेंड करता है ना सर। हाँ सर, इंडिया ही सर्चिंग अथॉरिटी के तौर पे मैंने लिया था, और इंडिया से ही हम पीसीटी फाइल कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन इंडिया में है। हम्म। तो रिसीविंग ऑफिस दिल्ली हो गई, एंड इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी भी इंडिया हो गया। उसी के हम्म बेसिस पे शेड्यूल 5 से ही मैंने फीस ली है। हम्म। ओके सर, अब ये तो क्लियर है सर, जो मैंने ये फीस बताई। अगर आप इन शॉर्ट, आपको अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि पीसीटी के चार्जेस बताओ, ये लिख देना, बाय डिफॉल्ट हम्म। ही चार्जेस होंगे। और उसकी अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो भी मैं भेज देता हूँ। ओके सर, वो बात ठीक है। चलो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिकेत सर, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हाँ सर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग पीसीटी एप्लीकेशन टू वैलिडिटी क्लेम प्रायोरिटी फ्रॉम द ओरिजिनल इंडियन एप्लीकेशन, जो फाइल हुई थी 10 जुलाई 2024 को। तो पीसीटी कब तक फाइल कर सकते हैं हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन? सर वही कन्वेंशनल डेडलाइन जो होता है 12 मंथ्स। तो क्या आंसर क्या आएगा? इस केस में सर वो पोस्ट डेट हो रहे हैं, तो जो नया वाला डेट हो जाएगा वहां से 12 मंथ्स, तो 10 सितंबर। सर अभी 10 पोस्ट डेट हुआ ही नहीं है। कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि फाइल्ड किया है 10 जुलाई 2024 को, तो वहां से कब तक करना चाहिए था? अच्छा, एक मिनट सर मैं पढ़ लेता हूँ। हम्म। ठीक है, पोस्ट डेट कुछ नहीं हुआ है, तो 10 जुलाई 2024 से 12 मंथ्स हो जाएगा 10 जुलाई 2025। परफेक्ट सर, बी को ऑप्शन टिक कीजिएगा, 10 जुलाई 2025 इज द करेक्ट आंसर। और बाकी लोगों ने सी भी यूज किया था, तो वो पोस्ट डेट समझ के किया था, दैट्स व्हाई देयर इज अ मिस्टेक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, पब्लिकेशन है, पोस्ट डेट कहाँ से होगा, पब्लिकेशन है। अरे 10 सितंबर लिखा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं भाई। ये ऑप्शन है ना सर, 10 सितंबर। सर 10 सितंबर तक पोस्ट डेट हो कैसे जाएगा? अरे क्यों नहीं हो सकता है भाई? 6 को पोस्ट, पब्लिश हो गया है, अगर पोस्ट डेट आप 10 को कर दोगे, खुद की एप्लीकेशन एंटीसिपेट कर जाएगी। तो वही वो नीचे क्वेश्चन है, आपने आंसर दे दिया। चलो नीचे क्वेश्चन लो। अच्छा, If, अरे second, if the applicant postdated the Indian filing to 10th September 2024, what will be the PCT deadline? अब अगर पोस्ट डेट कर दी हमने 2 महीने के लिए, तो अब पीसीटी की डेडलाइन क्या होगी अनिकेत सर? हाँ सर 10 सितंबर हो जाएगा नया ओ, डेट। नया डेट 10 सितंबर हो गया। वापस आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। हाँ, if the application is post dated to 10 September 2024, how will the earlier publication on 6 September 2024 affect the application?
क्या वो इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर हमने पोस्ट डेट कर दी 10 सितंबर को, तो 6 सितंबर की पब्लिकेशन अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? अनिकेत सर, सर ये एस्पेक्ट में मैंने सोचा नहीं था। आंसर तो देते क्या समय। आपका हाँ आपका हाँ। कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? सर मेरे ख्याल से नहीं करेगा सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए सर, आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया था आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, 2 बरस पहले, तो क्या वो हम्म। एंटिसिपेट करेगा कि नहीं? आपके ही नाम का था। करेगा सर वैसे तो। अगर वो करेगा तो सर ये भी एंटिसिपेट करेगा। ओके, बट वो 2 वर्ष पहले की बात है, और ये कुछ एक टाइमलाइन होता है ना सर, 1 साल का, मुझे यहाँ तक सर पता है। वो टाइमलाइन था। आप बात कर रहे हो एग्जीबिशन में आपने वो किया है, पब्लिकेशन किया है, हाँ हाँ। वो था एग्जीबिशन की बात चल रही है। ये एग्जीबिशन की बात नहीं है, तो पेटेंट एप्लीकेशन की पब्लिकेशन की बात है। हम्म। तो वो 31 नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। हम्म। तो एंटिसिपेट करेगा कि नहीं? अब 10 तारीख को हाँ आपने फाइलिंग की और 6 तारीख की आपकी पब्लिकेशन है, तो एंटिसिपेट करेगा कि नहीं? हाँ हाँ करेगा। करेगा। तो इसमें सर ये बी ऑप्शन आएगा ना, इट विल एंटिसिपेट द एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रॉय नोवेल्टी। बस ये टर्निंग पॉइंट था। जो आपने भी, सभी लोग 4 लोगों ने जो आंसर दिए हैं वो भी गलत दिया है, क्योंकि आपने ऐसा समझा कि मेरी एप्लीकेशन है तो मुझे कैसे एंटिसिपेट करेगा? हम्म। करेगा एंटिसिपेट। और इसी वजह से पीसीटी फाइल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, नीचे, which of the following is the best course of actions for applicant to secure international PCT application? तब उसको क्या कर लेना चाहिए था पीसीटी फाइल करने के लिए? कि 10 जुलाई 2025 से पहले उसे पीसीटी फाइल कर लेना चाहिए था। दैट इज करेक्ट। आप सभी लोगों ने भी थर्ड पॉइंट पे ये गलती की। समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सारिका मैडम, क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से? हाँ सर, मैंने ना पहले ये किया था, एंटिसिपेट करेगा यही लिखा था। इसमें क्या हुआ था, वो पहले केस स्टडी है ना, वो नहीं मैंने देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 देखा था। अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से हाँ सर। कि इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी, up to which date post dating can be done, or I should say एडवाइजेबल, एडवाइजेबल ऐसा लिखो, कैन बी डन नहीं। allowed. हाँ, अलाउड भी नहीं, अलाउड भी नहीं, एडवाइजेबल और रिकमेंडेड, ऐसा टर्म यूज करो। अलाउड की बात ही नहीं है सर। अलाउड तो कर लो भाई, अलाउड तो 6 महीने तक है, उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बट लॉजिकली क्या करना चाहिए उसकी बात है ये। एडवाइजेबल कहाँ तक है? सर अलाउड होगा ही नहीं मेरे ख्याल से उसमें। ऐसा एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि पब्लिकेशन तक ही आप पोस्ट डेट करो। सेक्शन 17(1) ये कहता है 6 महीने तक पोस्ट डेट कर सकते हो। उसका कुछ लेना देना नहीं है पब्लिकेशन से। वो तो बोल रहा है भाई आपको करना है करो, आप ही एंटीसिपेट कर रहे हो, मैं क्या करूं? वो वाली बात है उसकी तो। पोस्ट डेटिंग इज एडवाइजेबल, कैन बी डन, अलाउड छोड़ दो उसको, निकाल के एडवाइजेबल लिख दो। एडवाइजेबल क्या है? मैं ये क्यों कह रहा हूं पता है सर? वो क्लाइंट इसी बात पे अड़ा रहा था कि भाई 17(1) में लिखा है 6 महीने तक कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? चलो इसका आंसर कौन देंगे? ये बहुत क्या डिफिकल्ट हो रहा है क्या? ये सारी बातें जो मैं और रजत सर कर रहे हैं, क्या आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है? सिंपल सी बात है ये, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है क्या?
तो वो 6 नहीं अगस्त सर, पहले उसे करना पड़ेगा। 10, 9, 10, 1। जी सर, कहाँ तक? 6 सितंबर से पहले उसे करना पड़ेगा। 6 अगस्त से। हाँ, 6 अगस्त। अगस्त क्यों हाँ भाई? सर, क्योंकि 2 महीने में ये पब्लिकेशन हो गया है, तो उसने हाँ अर्ली तो पब्लिकेशन का रिक्वेस्ट रेज करा होगा। अर्ली पब्लिकेशन का रिक्वेस्ट रेज करने के 1 मंथ में ही ये पब्लिकेशन होता है। अगर मैंने वो रिक्वेस्ट डाल दिया है तो मुझे उससे पहले ही बोलना पड़ेगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया मेरा फॉर्म 19 पब्लिकेशन के लिए, फिर तो वो पब्लिश होगा ही होगा। मुझे उससे पहले या तो फॉर्म 19 फाइल नहीं करना है, या अगर कर दिया है तो मुझे उसे प्रोविजनल को कंप्लीट में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ये प्रोविजनल नहीं है सर, डायरेक्ट कंप्लीट ही है। हाँ, तो इस कंप्लीट को प्रोविजनल में करने का डालना पड़ेगा, या पोस्ट डेटिंग का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा मुझे वहां पे। हाँ बरोबर है सर, मगर ये पोस्ट अभी यहाँ पर इस प्रकार की आपके पास सिचुएशन है, तो आप मैक्सिमम कहाँ तक उसे पोस्ट डेट करवाएंगे, विच इज एडवाइजेबल? कहाँ तक करना चाहिए इसको पोस्ट डेट? खींचते भी हैं हम, तो कहाँ तक खींचना चाहिए? अप टू 5 सितंबर 2026, क्योंकि 6 को क्या हो चुकी थी, उसकी पब्लिकेशन हो चुकी थी। प्रदीप पाल सर समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, बाकी कितने लोग ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो ओके सर, इट्स ओके, इट्स फाइन कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, मगर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो आप बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग थका हुआ है, अब हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बताइए तो सही, क्या हो रहा है दिमाग में? बट समझ सर गया सर। 5 सितंबर तक पब्लिकेशन के बाद 2025। तक भी पोस्ट डेट करवा सकते हैं ना इसको? जी, पब्लिकेशन के बाद तक भी पोस्ट डेट करवा सकते हैं पोस्ट ना डेट करवा सकते हैं सर, फिर पब्लिकेशन एंटीसिपेट करेगा। इसको? सर फिर तो ये समझ 6, पा रहे हैं? बट हाँ वो ठीक है, बट 6 सितंबर के बाद से भी उसको 6 मंथ का टाइम मिल जाएगा पोस्ट डेट करवाने का, राइट? लेकिन करके हाँ क्या पोस्ट, फायदा सर, क्योंकि एंटिसिपेट हाँ करेगा तो क्या करेंगे, हम नॉवेल्टी लॉस कर रहे हैं ना। तो इसका क्रक्स यही है कि सर बिफोर हमें पब्लिकेशन जितना टाइमलाइन मिले उतना ही हम पोस्ट पोस्ट डेट डेट कर करेंगे। हाँ करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, नहीं तो और फिर एक नॉवेल्टी क्वेश्चन लॉस। था, शायद कौन से पेपर में था, 2022 के पेपर में या 2023 के पेपर में, किसी ना किसी पेपर में एक क्वेश्चन था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए अर्ली पब्लिकेशन के। तो ये क्या होगा, एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज है अर्ली पब्लिकेशन का? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है। एडवांटेज। हमने एक एडवांटेज भी पढ़ा था इससे पहले। एडवांटेज क्या है अर्ली पब्लिकेशन का? कि सर हम डैमेजेस मार्केट क्लेम में कर जल्दी आएंगे वो और डैमेजेस एंटिसिपेट और जल्दी कर पाएंगे। कंपनसेशन ले सकते हैं। हाँ, डैमेजेस कहाँ से क्लेम करेंगे हम ग्रांट के बाद? पब्लिकेशन से। पब्लिकेशन की डेट से। मगर डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप ऐसे पीसीटी के लिए जा रहे हो ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। यानी अब एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट, मैंने अपना एक थंब रूल बनाया। अब मैं पहले ही क्लाइंट से पूछ लेता हूँ कि भाई अगर आपको पीसीटी के लिए जाना है ना, तो आप फॉर्म नंबर 9 5th मंथ से पहले कभी भी फाइल मत कीजिएगा। यानी मैं उसका 6th मंथ जो पीरियड है, 6 मंथ का जो पीरियड है, उसको मैं प्रिजर्व कर लूंगा। 6 मंथ के बाद उसकी अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डालूंगा, और 7th मंथ पे या 6th मंथ पे उसकी अर्ली पब्लिकेशन आएगी, ताकि अगर इन फ्यूचर उसका अगर कुछ हो प्रॉब्लम, तो उसके पास वो 6 महीने जो पोस्ट डेटिंग का टाइम है वो मिलता रहे। सो दैट इज द प्रैक्टिकल सिनारियो। चलो उस पे नहीं जाते हैं, बट ये चीज समझने वाली थी कि अर्ली पब्लिकेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है। ये शायद आपको यहाँ से बेहतरीन तरीके से आज पता चला होगा। करेक्ट है? सही था क्वेश्चन रजत सर? और यही क्लाइंट ने और मिस्टेक की है। मैंने ये जो क्वेश्चन किया ना आपसे कि फॉर्म नंबर 5 फाइल नहीं करना, उसका क्या होगा? इस क्लाइंट ने फॉर्म नंबर 5 फाइल नहीं किया है, नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। अब क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, जो भी होगा इनके साथ, बट अभी तक फाइल नहीं है। सेकंड थिंग, ये जो सर ने कहा कि फॉर्म नंबर 9 फाइल करोगे आप, तो उसके बाद में अर्ली पब्लिकेशन 1 महीने में होगी। इनका नहीं हुआ है। फॉर्म नंबर 9 उसी दिन फाइल है जिस दिन एप्लीकेशन फाइल है, 10 जुलाई 2024 को। मगर फॉर्म नंबर 9 फाइल करते हुए भी उनका पब्लिकेशन 1 महीने में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका एक रीजन है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म नंबर 26 फाइल नहीं किया था, यानी ऑथोराइजेशन नहीं दिया था पेटेंट एजेंट को।
तो इनका पब्लिकेशन पेंडिंग हो गया था। फिर इन्होंने कुछ 28 अगस्त या ऐसे ही कोई डेट है, अगस्त की डेट है, 28 अगस्त 2024 को इन्होंने फॉर्म नंबर 26 फाइल किया, और जैसे ही फॉर्म नंबर 26 फाइल किया वहां से 1 महीने में इनका पब्लिकेशन हो गया। तो ये भी याद रखिएगा कि फॉर्म नंबर 26 अगर नहीं फाइल करते हैं तो पब्लिकेशन या कोई भी कंप्लायंस आप नहीं करते हैं फॉर्म नंबर 26 का ही पर्टिकुलरली, तो पब्लिकेशन में दिक्कत आती है। फॉर्म नंबर 5 से पब्लिकेशन में दिक्कत नहीं आती है। ये भी एक बात मुझे जानने को मिली यहाँ से। अब चलो वो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बट समझने वाली बात। अब ये वापस मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या फॉर्म नंबर 5 मैंडेटरी फॉर्म है या नहीं है? मैंडेटरी है हाँ ये तो यस सर है सर। के लिए एज पर विच सेक्शन? सेक्शन तो इसमें 10 के सेक्शन अकॉर्डिंग क्लॉज 5 या 6। सर लाओ चैट जीपीटी में, क्या फॉर्म नंबर 5 मैंडेटरी फॉर्म है या नहीं है, और है तो एज पर विच सेक्शन एंड विच रूल? प्रदीप पाल सर है क्या आप यहाँ पर? प्रदीप सर आप परप्लेक्सिटी से भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, पूछिए उनको कि क्या फॉर्म नंबर 5 एक मैंडेटरी फॉर्म है, अगर है तो एज पर विच सेक्शन एंड विच रूल, या फिर कोई रूल या कोई सेक्शन। मैं ये तो मान ही सकता हूं कि अगर ऑथोराइज नहीं है पेटेंट एजेंट, और उस पेटेंट एजेंट ने किसी और पर्सन का एप्लीकेशन फाइल किया है, तो वो पब्लिश तो नहीं होगा जब तक ऑथोराइजेशन ना मिले तब तक। तो उस पर्सपेक्टिव से फॉर्म नंबर 26 इज मैंडेटरी in order to publish any application which is filed by a patent agent. सर पावर फाइल करने की सर डेडलाइन भी तो होती 3 महीने की आई थिंक। 3 महीने की है सर, हाँ है सही है सर। और डिजाइन में वो 1 महीने की है, पेटेंट में वो 3 महीने की है। फॉर्म नंबर 26 फाइल करने की पावर ऑफ अथॉरिटी को, डिजाइन में वो होता है फॉर्म नंबर, डिजाइन का फॉर्म नंबर कौन सा है भाई? अरे जयवीर क्या कर दिया सर, देखो डिजाइन का फॉर्म नंबर, पावर ऑफ ऑथराइजेशन डिजाइन में कौन से फॉर्म नंबर से फाइल किया जाता है? फॉर्म 20, 24, 22, 23 एड्रेस वाला है, 24 में है ना, या 21 है। स्मॉल एंटिटी है 24? 21 है क्या? 21, हाँ 21 है, 21 है। मगर देख लो एक बार, क्लियर कर लो, अब डाउट हुआ है, मुझे डाउट हुआ है तो क्लियर कर लो। 21 है। कौन सा फॉर्म है डिजाइन में? 20, डिजाइन में 1 महीने के अंदर अंदर, वापस मैं 21 रिपीट है। कर रहा हूँ। पावर ऑफ अथॉरिटी टू एजेंट्स। हाँ 21, डिजाइन में 21 फॉर्म नंबर है जो पावर ऑफ अथॉरिटी देता है पेटेंट एजेंट्स को in order to file application on behalf of other person, and पेटेंट में फॉर्म नंबर 26 है। तो फॉर्म 26 एप्लीकेशन से 3 महीने में आप फाइल कर सकते हो इन केस ऑफ पेटेंट, एंड फॉर्म 21 एप्लीकेशन से आपको 1 महीने में फाइल करना है इन केस ऑफ डिजाइन। 43 में आएगा। अब वो आएगा, अब जब ये डेडलाइंस होती है, अब कहाँ पर आएगी वो तो इतना क्लियर नहीं है। बट ये नॉन कंप्लायंस है, फॉर्म नंबर 5 मैंडेटरी है, बट फॉर्म नंबर 5 के बिना पब्लिकेशन हो जाएगी। हालांकि फॉर्म नंबर 5 के बिना पे ये क्या ग्रांट नहीं होगा, होगी। इसका फेथ क्या होगा उसकी डेडलाइन मिस करने का, वो पता नहीं है। वो अब ये जब केस आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा। वो मांग लेगा वो। मांगेगा, हाँ सर, रिक्वेस्ट फॉर एफआईआर एग्जामिनेशन में फाइल आ होगी तो जाएगा मांगेगा। सर, एफआईआर में आ जाएगा सर। आएगा सर, 100% आएगा वो तो। बस वहां मांग लेगा तो दे देंगे। फिर क्या होगा, वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा वो देखने वाला बात है। बस कंप्लायंस आ गया ना, कंप्लायंस पूरा कर दो, फॉर्म 5 फाइल कर दो, सही है पूरा सर। हो जाएगा, पूरा मान लेंगे उसके बाद में। कंप्लायंस इशू आ जाएगा ना बस। हम्म तो कंप्लायंस में तो अगर मैंने फॉर्म नंबर 3 फाइल ना किया होता तो भी आ जाएगा एफआईआर, अब तो है ना एफआईआर के रिप्लाई में मांग सकता हाँ, है मगर वो। वहां पर फिर प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन भी आ सकता है। हाँ आ सकता, प्री ग्रांट आ गया
तो एग्जामिनेशन में अगर उसने फाइल नहीं किया होगा तो आ चुका होगा, और अगर कर चुका होगा तो ऑपोजिशन नहीं आएगा। अगर एग्जामिनेशन से पहले ऑपोजिशन आ गया तो एग्जामिनेशन में मांग लेगा। सर मुझे तो ये मैंडेटरी बोल रहा है क्या परप्लेक्सिटी, क्या? मैंडेटरी है फॉर्म 5 हाँ तो ये भी बोल रहा है ना सर, मैंडेटरी ही है, और चैट लीगल जीपीटी भी का, बोल रहा है। क्योंकि एक आर्टिकल पब्लिश्ड है वेब पे, मैंने चैट में लिंक डाला है, क्योंकि वो ये सब कुछ बोल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से उठा रहा है। वो बोल रहा है अगर फॉलो नहीं करा इसको तो ऑब्जेक्शन भी आएगा, डिले भी रहेगा ग्रांट में, लीगल कंप्लाइंस भी रहेंगे। इसने पूरा फॉर्म 5 पे ही लिखा है इस लिंक में इंफॉर्मेशन जो है। सही है सर, नहीं चलेगा, मैंडेटरी फॉर्म है। 1 2 3 5 मैंडेटरी फॉर्म है, 9 ऑप्शनल है, 18 ऑप्शनल है, 26 अगर आप फाइल कर रहे हो पेटेंट एजेंट से तो मैंडेटरी है वरना ऑप्शनल है, 28 ऑप्शनल है बट 5 कंपलसरी है। बट उसका कहीं पर भी जिक्र पेटेंट एक्ट में एज सच नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यही सारी चीजें हमें चैट जीपीटी से क्लियर करवानी होती है। यही जो छोटी छोटी बातें हैं वो चैट जीपीटी हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। अब इसको ही पूछो, चैट जीपीटी को पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 78 एंड 57, एग्जाम्पल के साथ मुझे बताओ, तो बताएगा आपको कि 57 में और 78 में क्या डिफरेंस है। क्लैरिकल एरर बाय द कंट्रोलर क्या होता है एंड क्लैरिकल एरर बाय द एप्लीकेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस देगा, देना चाहिए उसे। अब लेट्स सी व्हाट वेदर इट विल गिव दैट और नॉट। क्या डाला? वो अपने आप से डिफाइन करता है, ये है डिफरेंस। हाँ, ये टेबल देख लो। ये तो सारी बातों को उसने सेग्रीगेट किया, हमें एग्जाम्पल चाहिए ना उसका। एन एग्जाम्पल, आर्टिकल एन आता है। Situation in a complete specification, one of the claims reads a smart irrigation device comprising a water sensor and a solar panel. Okay, problem. During examination, prior art is cited which already discloses a device with a water sensor and solar panel. To distinguish his invention, Mr. Sharma wants to add a moisture control unit to the claim. Action. Mr. Sharma files a request under 57 to amend the claims. ये क्या बात हुई? एंड मॉइस्चर कंट्रोल यूनिट यानी क्लेम उसने इज टाइटल अमेंड किया, ये गलत है। एंड अ मॉइस्चर कंट्रोल यूनिट टू द क्लेम। ओके, अ स्मार्ट क्लेम यानी इरिगेशन। उसने प्रियम्बल चेंज किया सर। समझ गया। रिजल्ट अमेंडमेंट अलाउड, क्लेम इज नैरोड नॉट ब्रॉडन्ड। ओके, ये नैरो डाउन हो गया। मॉइस्चर कंट्रोल यूनिट मतलब वाटर सेंसर और सोलर पैनल कर क्या रहे हैं ये बता रहा है, वो एक पर्टिकुलर टास्क पे ले गया उनको एज अ मॉइस्चर कंट्रोल यूनिट। तो ये नैरो डाउन हुआ है, नॉट ब्रॉडन्ड। ओके, इफ ही हैड ट्राइड टू ब्रॉडन एग्जांपल रिमूव सोलर पैनल इट वुड लाइकली बी रिफ्यूज्ड। आप सही है। तो सब्सटेंटिव अमेंडमेंट बिकॉज इट चेंजेस द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन। 78 क्लरिकल एरर करेक्शन एग्जांपल, मिस्टर शर्मा का मिस्टर शर्मा हो गया। और in the specification instead of figure 2 shows the irrigation circuit, it mistakenly says figure 20. Action, controller on his own request corrections under 78. Name corrected, figure reference, this is clerical typographical correction, it does not affect the scope of invention.
57 substantive amendment used when the applicant patentee wants to change the claims, description or documents in a way that affects the substance, used only to fix mistakes like spelling, numbering, formatting, typographical slips. Analogy. ये गलत है उसको। अभी अभी वो ट्रेंड नहीं है ना फॉर्म नंबर 13 से। आप जैसे ही इसको फॉर्म नंबर 13 का प्रॉम्प्ट डालोगे तो फिर ये नेम करेक्शन को 57 में लेके जाएगा। तो वो बात होगी। रूल्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। बट एनीवेज यही चीज हमें पूछनी होती है और डेली बेसिस पे इससे बात करना सीख लो। ये हालांकि बहुत देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे, जो रजत सर बता रहे हैं, जो प्रदीप पाल सर पूछ रहे हैं, वो एक बोलते हैं ना एक लेवल अप क्वेश्चन है। वहां पर ये गलती करेगा, वहां पर नो डाउट इसका बायस्ड ओपिनियन रहेगा, इसको पता नहीं होगा। बट जो हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है, जैसे कि मैं कहूंगा कि फॉर्म नंबर 26 किसके लिए है इन केस ऑफ पेटेंट, या फिर विच फॉर्म हैज टू बी फाइल्ड इन ऑर्डर टू फाइल in order to give power of authority to patent agent in case of design, तो वो आंसर इसके परफेक्ट रहेंगे। वो जो सिंपल वाले क्वेश्चन है इसके आंसर परफेक्ट रहते हैं। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके आंसर बहुत ही परफेक्ट रहेंगे। इजी वाले क्वेश्चन में ये कभी भी दिक्कत नहीं करता है। जब आप उसको आप अगर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करोगे आफ्टर अ सर्टेन लेवल, जो आप क्वेश्चन करते हो उसमें ये गलत चीजें बता सकता है। बट फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो जस्टिफाई करता है। और हर बार यही बात है कि जो आपको कन्विंस कर सके चीजों में, जब आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी हो तो कन्विंसिंग पावर के लिए आपके पास जो लॉजिक होता है वो ये डिराइव करके देता है। तो दैट्स इट। अब बताइए सर, आप जो बताना चाहते थे। दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये मैं देखना चाहता था कि ये चीजें आपको समझ में आए। चल मैं एक चीज और देख रहा हूँ। हम्म, देखिए सबसे बेस्ट क्या है चैट जीपीटी को यूज करना हमारे लिए भी, वो है डेली बेस पे एमसीक्यूज बना के उनको सॉल्व करना, जो हमें हेल्प कर सकता है। या फिर साथ के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए आप डेली बेस पे जितना यूज करेंगे वो तो आप मान के चलिए ऑन अ डे, ऑन अ ऑनगोइंग डेज, जैसे जैसे आप यूज करेंगे इसके जो रिस्पॉन्सेज है, आंसर्स हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उसमें डेटा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए जो भी सेक्शन, मान लीजिए आप अगर बेरक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, आप डायरेक्ट सेक्शन उठाइए। कहाँ गया, मान लीजिए ये हमारा सेक्शन 28 है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सर विजिबल है ना स्क्रीन? ठीक, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी किया, अब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं उसको क्या बोलूँगा, एक्सप्लेन दिस सेक्शन इन सिंपलेस्ट मैनर। समझिए वो क्या कह रहा है। हु इज द इन्वेंटर, who can request mention as inventor if someone is claims inventorship। अब ये इतनी सारी लंबे पॉइंट्स बना दिए इसने, मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं, और बत बोलो इसको। एक्सप्लेन दिस इन मोर सिंपलेस्ट वे विद एन एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट है आप सेक्शंस को डिकोड करिए और एमसीक्यूज बना के सॉल्व कीजिए। अब देखिए सेक्शन 28 को सिंपलेस्ट वर्ड,
इट्स अबाउट गिविंग क्रेडिट टू द रियल इन्वेंटर इन द पेटेंट्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट डज नॉट गिव द इन्वेंटर ownership of the patent, just name recognition. You must ask for it before the patent is granted. ये समझ में आ गया। कैसे वर्क करेगा? एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर सकता है। द एप्लीकेंट कंपनी और पर्सन कैन रिक्वेस्ट द इन्वेंटर्स नेम बी मेंशन। एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, इन्वेंटर रिक्वेस्ट कर सकता है, और अगर डिस्प्यूट है तो इफ टू पीपल डिसएग्री ऑन द हु द इन्वेंटर इज, कंट्रोलर हियर्स बोथ साइड and correction later. If someone is wrongly named as inventor, controller can fix it later. अब एग्जांपल उन्होंने लिया है, a company files a patent for a new type of battery. Actual inventor is Miss Ria. Company requests the controller to mention Miss Ria as the inventor in the patent. रिया का नाम आ गया, मेंशन हो गया, पेटेंट राइट्स अभी भी कंपनी के पास है। धीरे 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 बोलिए, वरना वो होता है ना कि लोग सुनेंगे आपको मगर समझेंगे नहीं, समझ नहीं थके पाएंगे। हुए माइंड है। चलो एक काम करते हैं, कौन रीड करेगा? किसी को बुलाते हैं। मैं करता हूँ। चलो केस 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले तो ये बात किसके बारे में हो रही है सर? करेक्शन के बारे में ना? सेक्शन 28 को मैंने बोला इसे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सेक्शन 28 के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 28 और कहाँ से पढ़ना है सर हमें? एग्जाम्पल से। कहीं से भी पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, जी सर, मैं यहाँ से, आप बोलो वहां से पढ़ता हूँ। यहाँ से पढ़ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, चलिए। सेक्शन 28 को पहले मैं रिकॉल करता हूँ। सेक्शन 28 यानी मेरी मेमोरी में आता है फॉर्म नंबर 8 एंड फॉर्म नंबर 8A। फॉर्म नंबर 8 है मेंशन ऑफ इन्वेंटर। अगर मेरा नाम इन्वेंटर की तरह किसी एप्लीकेशन में नहीं था, मैं उसको ऐड करवाना चाहता हूँ, ये एक केस मेरा हो गया। और दूसरा है इन्वेंटरशिप का सर्टिफिकेट। जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है तब 8A फाइल करके मैं वो पेटेंट अगर फोर्स में है यानी पेटेंट एक्टिव है तो मैं अपना इन्वेंटरशिप का सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। केस 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधी सीधी बात, नो बकवास। अ कंपनी फाइल्स अ पेटेंट फॉर अ न्यू टाइप ऑफ बैटरी। एक कंपनी थी जिसने एक नए टाइप की बैटरी के लिए पेटेंट फाइल की। द एक्चुअल इन्वेंटर इज मिस रिया। मिस रिया है, रूबी मैडम है ना, आपने रूबी मैडम का नाम लेते हैं, मिस रूबी मैडम जो इसके एक्चुअल इन्वेंटर थे। वो वर्क्स इन दी R&D टीम, जो R&D टीम में वर्क करते थे। द कंपनी रिक्वेस्ट द कंट्रोलर टू मेंशन मिस रूबी एज द इन्वेंटर इन द पेटेंट। तो कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई रूबी मैडम का नाम इन्वेंटर की लिस्ट में डालो। रिजल्ट, रियास यानी रूबीज नेम इज मेंशन्ड इन द स्पेसिफिकेशन एंड रजिस्टर। तो रूबी मैडम का नाम रजिस्टर में मेंशन हुआ और स्पेसिफिकेशन में आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, बट द पेटेंट राइट्स बिलोंग्स टू द कंपनी नॉट टू रूबी मैडम। तो पेटेंट का जो राइट है वो रूबी मैडम को नहीं मिलेगा। इन्वेंटर के पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, इन्वेंटर का सिर्फ नाम आता है, क्रेडिट मिलता है उसे। नेक्स्ट केस 2 डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट हो रहा है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वर्क टुगेदर ऑन अ न्यू ड्रग फॉर्मूला। यानी रजत सर और मैं दोनों साथ में मिलकर एक नए फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं। द कंपनी फाइल्स द पेटेंट नेमिंग ओनली मिस्टर एक्स एज इन्वेंटर। कंपनी ने मेरे नाम से ही इन्वेंटर का नाम रखते हुए एक पेटेंट फाइल कर दी। अब रजत सर आए, मिस्टर वाई फिल्स लेफ्ट आउट। रजत सर को लगा कि यार मेरा नाम नहीं आया। ही फाइल्स अ क्लेम अंडर सेक्शन 28। अब उन्होंने सेक्शन 28 का यूज किया। द कंट्रोलर, यहाँ पर कब यूज किया था? ग्रांट से पहले यूज किया था, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। द कंट्रोलर हियर्स बोथ साइड्स एंड फाइंड व्हाई इंडीड कंट्रीब्यूटेड। कंट्रोलर ने दोनों को सुना और दोनों को यानी एप्लीकेंट को एंड
रजत सर को। मैं बीच में नहीं था, मैं तो एक इन्वेंटर ही था। दोनों को सुना और फिर समझा कि हाँ रजत सर ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है। रिजल्ट बोथ एक्स एंड वाई आर नेम्ड एज इन्वेंटर इन द पेटेंट डॉक्यूमेंट। तो फिर इस डिस्प्यूट में भी रजत सर और मेरा नाम ऐड किया गया एज एन इन्वेंटर। इन शॉर्ट, सेक्शन 28 मेकिंग श्योर inventors get their names on the patent as recognition, but नॉट not ऑनरशिप। ownership नहीं मिलती है। अब इसमें मैं और एक कहूंगा, जो केस 1 है ना, केस 1 में अगर एप्लीकेंट आपके एग्री हो जाते हैं, एप्लीकेंट आपके साथ में आते हैं, एप्लीकेंट चाहता है कि आपका नाम ऐड हो, तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, आपका नाम ऐड हो जाएगा। बट अगर एप्लीकेंट आपके अगेंस्ट में है या आप डिस्प्यूट के साथ आगे बढ़ते हो, एप्लीकेंट आपके साथ नहीं थे मगर डिस्प्यूट होके आप अपना नाम ऐड करवाते हो, तो वहां पर आपको फॉर्म नंबर 8 फाइल करके रुपीस पे करने पड़ेंगे। फॉर्म नंबर 8 में भी ये 2 कंडीशन है, कब रुपये पे करने पड़ेंगे कब नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर एप्लीकेंट आपका नाम ऐड करवाना चाहता है तो रुपये नहीं लगेंगे, अगर आप डिस्प्यूट करके अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो वहां पर रुपये लगेंगे। सर ये क्लियर था या ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया वहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं नहीं सर, सही है। तो ये पढ़ाने के टाइम पे ये आपने इस तरीके से इसको डिकोड किया है, ये दोनों चीज को, फीस वाली बात को, या वो अब करने किया वाले हुआ हैं? किया हुआ है सर पहले से। क्या हुआ है? प्रदीप पाल सर, इज इट वेरी मच क्लियर? अगर एप्लीकेंट साथ में है तो फॉर्म नंबर 8 के ₹0 है, और एप्लीकेंट से डिस्प्यूट करके अपना नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म नंबर 8 के ₹800 या जो भी है देने पड़ेंगे। 800 ही है ना? हाँ सर, हाँ सर, 8 का 800। 800। पर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर एप्लीकेंट इन्वेंटर दोनों करते हैं तो 0 है, अगर थर्ड पार्टी अप्लाई करती है तो 800 है, और इन्वेंटर नहीं, अकेला जिसका नाम मेंशन होना है वो अकेले करेगा अगर। यस, और थर्ड पार्टी भी करेगी तो भी अगर डिस्प्यूट है तो वहां पर रुपये देने पड़ेंगे। एप्लीकेंट चाहता नहीं था मगर वो ऐड करवाना चाहता है अपना नाम, तो रुपये देने पड़ेंगे। और एक जगह पर फॉर्म नंबर 8 यूज होता है, कब यूज होता यस है? सर, ग्रांट के बाद बिफोर में। और आफ्टर ग्रांट हाँ रिमूवल ऑफ इन्वेंटर नेम। हाँ, बिफोर और आफ्टर ग्रांट रिमूवल ऑफ इन्वेंटर नेम। किसी इन्वेंटर का नाम निकालना है तो ग्रांट के बाद भी आप फॉर्म नंबर 8 फाइल कर सकते हो। अरे बढ़िया सर, अगर ये डिटेलिंग आपने पढ़ाई है तो फिर बात ही खत्म है सर, बाकी का तो समझने वाली बात है। ये देखो सर्टिफिकेशन कॉपी भी रहेगा इसमें। जी, सर्टिफिकेशन कॉपी भी रहेगा इस सेक्शन में शायद। सर्टिफिकेशन कॉपी भी रहेगा 8A। 900 हाँ रुपीज से आएगा वो भी। हाँ, उसके 900 रुपीज है। बस परफेक्ट है। अगर इस तरीके से अगर आपने ये सेक्शन पढ़ा है 28 को, तो मेरा मानना है कि आप बाकी सारे सेक्शन तो आपने बहुत ही बेहतरीन पढ़े हैं, अगर ये चीजें आपको पता है, ये बारीकियां आपको पता है तो। सभी लोग, अखिल सर आप क्या ये रिकॉल कर पा रहे हैं मैं जितना बोल पा रहा हूँ? हाँ सर, 28 नहीं, कब रुपये नहीं लगेंगे, कब रुपये लगेंगे, नेम रिमूवल की बात एंड इन्वेंटरशिप का सर्टिफिकेट। अगर वो खुद से फाइल करवा दो तो उसमें रुपए नहीं लगते हैं, और अगर कोई थर्ड पर्सन वगैरह है उसमें तो उसमें रुपए लग सकते हैं। ओके, परफेक्ट है सर। ये आएगा। चलिए। तो अब कौन कौन है? अभी कौन कौन है? अनिकेत सर आए थे ना आज, अनिकेत सर हैं। अनिकेत सर, कल से स्टार्ट करना है सर। हाँ सर, हाँ सर, मैं टाइम बोलिए, टाइम स्टार्ट बोलिए, करूंगा। टाइम बोलिए। सेम सेशन अटेंड करूंगा। ओके, मगर उससे पहले आपको सेक्शन 1 से स्टार्ट करना हाँ पड़ेगा। हाँ तो हाँ सर, आज के मैंने दिन का तो था, कल से वापस सारिका मैडम भी है, स्टार्टिंग से भी होगा सर यहाँ पर, तो आइएगा हाँ जरूर से। और कल हाँ से सर, हाँ विदाउट फेल आपको आगे बढ़ना है। गंगाधर सर परफेक्ट कर रहे हैं, अखिल सर परफेक्ट कर रहे हैं, गीताली मैडम है आज। गीताली मैडम कैसे हैं आप? चलिए, गंगाधर सर हैं, प्रदीप पाल सर हैं। लास्ट लास्ट में ही होता है। एक बार सर, रजत सर ये चीज है ना पहले भी पूछ लिया कीजिएगा, जब सभी लोग आते हैं ना, 10-12 लोग, आज कृतिका मैडम भी आए थे मैंने देखा था, तो पूछ लीजिएगा उनका कितना। एक टेबल हम बनाएंगे सर,
एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर लिखते जाएंगे कि कितना सेक्शंस किसका परफेक्ट हो रखा है, ताकि एक हमें असेसमेंट मिले कि हमें और कहाँ तक लीड करना है इनको। 0 से है तो 0 से, 1 से है तो 1 से। जो ग्राउंड रियलिटी है, लगता है कि इनका कंप्लीट है तो कंप्लीट लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, मगर वो ग्राउंड रियलिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और वो सारे लोगों का, सभी का, जैसे हम बोलते हैं ना वैसे सब लोग बोलने चाहिए, वहां पर कोरिलेट करने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जयवीर सर बोल पाते हैं या रजत सर बोल पाते हैं, ना ये सभी लोग बोल पाएंगे। इट्स वेरी इजी, ये सारी चीजें बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्रदीप पाल सर बोल पा रहे हैं अच्छी तरीके से, अखिल सर बोल पा रहे हैं, गंगाधर सर बोल पा रहे हैं, तो अनिकेत सर भी जल्दी से बोल पाएंगे। करेंगे ना सर कल से विदाउट फेल? हाँ सर बिल्कुल। सर आपकी सेशन में सर ही आ आवाज, जाइए, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। बट आपकी सर है ना आवाज बहुत दमदार है, हाँ अनिकेत सर, आई मस्ट से। आपको सुनने का मन करता है, ऐसी आवाज है आपकी, एकदम क्लैरिटी से। कोई डिवाइस हाँ यूज करते हैं क्या आप? नहीं सर, ऐसा ऐसा मुझे अपना नहीं सर है, आई आई मस्ट से। मेरी आवाज है ना पतली है, अगर आप फील भी करोगे, जब मैं बोलता हूँ तो एक पतला सा आवाज आता है। आपका आवाज भारी है, दमदार है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हीरो हीरो यंग बोल रहा है। वो क्या अमिताभ बच्चन को क्या नाम मिला था, एंग्री यंग मैन। थोड़ा सा आवाज में ना दमदारी है, वजनदारी है सर की। मजा आता है सुनने में ऐसा। हम्म। कान को ऐसा होता है कि भाई कुछ, सर जैसे आप खाने में सर आप जिम किए हो क्या अच्छे से? मतलब लगता है मुझे आपकी बॉडी में वेट है अच्छा खासा। नहीं फर्क पड़ता है सर, मैंने देखा है लोगों को जिम जाने से ना आवाज में भारीपन आ जाता है कुछ लोगों की। क्या बात है। ये कॉलेज के बात जमानों अच्छी। में किया था सर। अभी नहीं किया। चलो सर शादी के बाद जिम विम सारी चीजें छोड़ो, जिंदगी कट जाए बहुत बड़ी बात है। सर मुझे टाइम ही एक नहीं बात होता। बताओ, मुझे एक बात बताओ। आप ये सब बातें बोलते हो, पीछे बाद में डंडा नहीं पड़ता आपको? सर देखो, सेफ ऑफ सिक्योरिटी, सोने के बाद बोलते हैं, ऐसे कोई नहीं बोलते सर। सर मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उनको पर्सनली, ये क्लिप काट के भेजूंगा, देखो कैसे बोलते हैं पीछे से। अरे सर चलता रहता है। चलिए मिलते हैं कल वापस इसी सेशन में। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, मजा आया। थोड़ा सा मैंने मैंने बहुत सीखा आपसे, हाँ छोटी छोटी बातें, बीट टू बीट, बीट टू बीट, वो वाला बात मुझे पता नहीं था। बीट मजा आया। बाय। और कल से वापस आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, हैव अ नाइस डे एवरीवन। हाँ सर, जय हिंद। थैंक यू।